नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्रबुद्ध गुरुजनों का मैं महापंडित राहुल सांकृत्यायन शोध एवं अध्ययन केंद्र वाराणसी से आभासीय पटल से आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन, वंदन और नमन करती हूँ। आज बड़े हर्ष का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखिका डॉक्टर मुक्ता जी की पुस्तक का लोकार्पण है। जब लोकार्पण होगा तो आप सभी नाम से भी परिचित हो जाएंगे। हमारे बीच में आज ख्याति लब्ध चंद्रकांता जी उपस्थित हैं। कमल जी अभी नहीं जुड़ पाई हैं, यथाशीघ्र वो भी जुड़ने का प्रयास कर रही हैं। ये क्या हो रहा है? आवाज नहीं आ रही। आप बीच में आवाज आ रही है दीदी? अब आ रही बीच में आ रही। कार्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व मैं राहुल जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का आरंभ करना चाहूंगी। देखिएगा संगीता नहीं दिख रही यहाँ। आज सबसे पहले मैं अपनी लेखिका, कथाकारा, विश्व साहित्यकारा डॉक्टर मुक्ता जी से अनुरोध करती हूँ, चंद्रकांता जी से अनुरोध करती हूँ, जो आज की हमारी मुख्य अतिथि स्वरूप यहाँ उपस्थित हैं। आप सबका आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा है, तो मैं पुस्तक का सबसे पहले लोकार्पण के लिए आप सभी को आमंत्रित करती हूँ। दीदी जी, चंद्रकांता जी का दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, मैं तो दिख रही हूँ यहाँ। दिख रही है, बिल्कुल बढ़िया है। हाँ दिखाई। लो फोटो लो। बधाई हो। उधर से लो। ये आ रहा है बीच में। आना चाहिए था पर बीच में आ रहा है। लो जल्दी लो। बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। हमारे आया। एक मिनट, आपको किताब हाथ में रखिए। हाथ में है पुस्तक, सबके हाथ में नहीं। बिल्कुल पुस्तक हाथ में रखें। एक मिनट मैं आप लोगों को ऐड करती हूँ जिनके हाथ में पुस्तक है। मुक्ता जी बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, मंगल कामनाएं। और किसी भी पुस्तक का विमोचन जो होता है वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा के समान होता है। और ये इतने अमूल्य क्षण होते हैं कि हमारी जो काल्पनिक जगत है उसमें एक तरह से आप सब प्राण डालते हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, साहित्यकारों, कथाकारों और संस्था सदस्यों की ओर से मैं मुक्ता जी को आज के विशेष अवसर पर हार्दिक बधाई देती हूँ। बहुत बहुत बधाई मुक्ता जी। बहुत बहुत बधाई दी। धन्यवाद। इतनी अमूल्य कृति, इतनी अमूल्य कृति हम सबको आपने भेंट की है और हम सब उसे पढ़ेंगे। और वैसे भी आपकी कहानियाँ बहुत चर्चित है और लोग उससे बहुत, लेखन के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है।
आपकी भाषा शैली से प्रभावित होकर। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर मुक्ता जी से अनुरोध करती हूँ कि आप स्वागत भाषण दें। हेलो, आवाज आ रही है हमारी? जी जी आ रही। अच्छा अच्छा। आभासीय पटल पर उपस्थित सभी विद्वज्जन, मित्रजन और हमारी मुख्य अतिथि चंद्रकांता जी का मैं विशेष रूप से मैं उनकी आभारी हूँ। और क्या बताऊँ, आज ऐसा क्षण है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल अपने परिवार के बीच में हूँ। वहाँ से बनारस की शैल जी दिखाई दे रही हैं, वो लंदन में हैं, तो क्या हुआ, बिल्कुल लग रहा है कि यही बनारस में ही सब लोग उपस्थित हो गए हैं। और बनारस ऐसा तरंगित हो गया है इस समय, बिल्कुल साहित्य के मनीषियों से, कि ये अद्भुत क्षण है, अपने में ही ये एक दुर्लभ क्षण है। और बहुत मुझे प्रसन्नता है कि ऐसे आप सब आत्मीय जनों के बीच में और मेरी ये इस पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है। और ऐसा है मित्रों कि ये करीब 4 दशक पूरा हो चुके हैं, पूरा 40 साल का एक सफर है जो किताब के रूप में आ रहा है। और ये तो सतत यात्रा है, जो भी देखा, सुना, जाना, अनुभव किया, वो एक बेचैनी की तरह अंदर रहता है। और वो बेचैनी जो है वो किस तरह से अपने लिए एक रास्ता ढूंढती है। ये ऐसा मुकाम है जो जब तक हम लिखते हैं, कोई भी रचनाकार लिखता है, तब तक वो क्षण उसके होते हैं। लेकिन जिस दिन वो कृति पूरी हो जाती है, तो वो फिर वो उस पर पूरी तरह से समाज का और पाठक का अधिकार हो जाता है। जैसे और जो क्षण होते हैं जिनमें हम लिखते हैं, तो एक तरफ जिसमें शुक्ल जी ने, आचार्य शुक्ल ने भी कहा है कि जब वो रचनाकार जो है वो जिस क्षण में लिख रहा है, तो वो सिद्धावस्था का क्षण हो जाता है। और जब शुक्ल जी कविता को मुक्त हृदय से जोड़ते हैं, मुक्तावस्था से जोड़ते हैं, तो वहीं वो रसमीमांसा में ये भी लिखते हैं कि जगत से जब तादाद में कि जो सबसे ऊंची अवस्था होती है, उसमें कवि का हृदय जो है वो विश्व हृदय हो जाता है। तो कहीं भी कुछ भी हो, लेकिन कविता काव्य तो रहता ही है। कहानी में भी ऐसा नहीं है कि आप भाषा के स्तर पे कहीं ना कहीं जो सोच है वो कवि मन, रचनाकार का मन उसमें जुड़ता है उन चीजों से। और मेरी कहानियों में तो बनारस बहुत आया है। जहाँ तक बनारस के जितने अनुभव हैं, जब मैं पढ़ रही थी तब से लेकर, और यहाँ के मैंने एक छोटी सी कोशिश की कि उन अनुभवों को, खासतौर से जो हमारे संगीतकार की पीड़ा है, जिनको हमें लगता है कि पहले उतना मुखरित रूप नहीं दिया गया, तो उनको भी मैंने एक स्वर देने की कोशिश की अपनी कहानियों के माध्यम से, जिसमें उन कहानियों पर तो अभी हमारे मित्रगण लोग चर्चा करेंगे ही। और इसके अलावा जो और भी जैसे यहाँ के ये बुनकर हैं, इस तरह के जो उनके भी हम बहुत करीबी, ऐसा नहीं है कि मैंने केवल सुन के लिख लिया, ऐसा नहीं, उनके बीच जाके उनको समझा, उनके साथ। और एक कहानी मेरी और भी है, मेरा गुल मोहम्मद ऐसा नहीं हो सकता, जो जिस पर बड़ी चर्चा भी हुई और जिसको लेके जब वो जनसत्ता में छपी थी 92-93 के दौर पे, तो उस पर भी बहुत उस पर टिप्पणियां भी हुई थी। इंडो अमेरिकन वर्कशॉप में वो चयनित हुई थी पूरी कहानी के उसमें, और किट रीड वगैरह आई थी। किट रीड हमारी उस समय अमेरिका से आई थी। साहित्य अकादमी में एक ही बार इंडो अमेरिकन वर्कशॉप हुआ था, उसमें वो कहानी वो हुई थी, चयनित हुई थी। तो इस तरह से, लेकिन मैंने ये देखा कि जब मैंने चंद्रकांता दीदी का ये अभी ब्लैक एंड पिंक है ना, उनकी कहानियों को पढ़ा और उनकी समीक्षा भी की, तो मैंने देखा कि वो तो बिल्कुल रची बसी थी कश्मीर में। तो उनकी कहानियों को देखने के बाद मुझे लगा कि जो भी मैं
थोड़े ही समय कश्मीर गई और वहाँ का जो अनुभव हुआ, लेकिन मैंने जो जिस तरह से कश्मीर को देखा वो सही है, वो गलत नहीं था। ये सारी बातें थी। और जो बचपन से मेरी मित्र थी, किस तरह से बचपन में उनकी शादी हो जाती थी, किस तरह से उनका शोषण हुआ। अगर वो कोई उसमें से साइंटिस्ट बन सकती थी, कोई बहुत बड़ी नेता बन सकती थी, कोई बहुत बड़ी कलाकार बन सकती थी, उन सारी लड़कियों में वो सारी खूबियां थी जो वो गृहस्थी में दफन हो गई। 8th क्लास में, 9th क्लास में उनकी शादियां हो गई। तो ये सब बातें मुझे बड़ी उद्वेलित करती थी बचपन से। और शायद कहीं वही रचना के बीज थे। शुरुआत मेरी कविता से ही हुई, कविता ही मैं लिखा करती थी, बाद में मैंने कहानियां लिखनी शुरू की। और जैसे कि आपको पता है, वातावरण तो सही है कि मुझे मिला, मेरा घर का वातावरण भी साहित्यिक वातावरण था पूरा। लेकिन ये भी है कि मेरे घर वाले मुझे साहित्यकार नहीं बनाना चाहते थे, वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। और मेरी शिक्षा दीक्षा पूरी तरह ये है, साइंस की है। तो मैं तो मेरी वही शिक्षा दीक्षा थी। इस बात को लेके मेरा बल्कि माँ और पिताजी से बात होता भी था। लेकिन उस समय तो भूमिकाएं पहले ही तय होती थी, बेटा हो तो इंजीनियर और बेटी हो तो उसे डॉक्टर बनाना है। तो बेटा मतलब मेरा भाई भी इंजीनियर नहीं बन पाया, वो सोशियोलॉजी में चले गए और डीन हो के रिटायर हुए, BHU के। और खैर मैं तो साइंस में बहुत अच्छी थी, इसलिए फिर मैंने उसको आगे किया और IIT अपना इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की मैंने। लेकिन देखिए, जिसको जहाँ पहुँचना होता है वो अपना मार्ग ढूंढ लेता है, वो वहीं पहुँच जाता है। और इस समय तो पूरी तरह मैं साहित्य साधना में ही हूँ। और ये अभी भी बहुत काम अधूरा है। अभी लगता है कि कुछ भी नहीं लिखा है। जो मैं पीछे अपने अग्रज लोगों को देखती हूँ, आचार्य शुक्ल को देखती हूँ, 56 साल की उम्र में वो इतना कुछ करके चले गए, तो लगता है कि यहाँ तो अभी कुछ किया ही नहीं है। तो ये एक अंदर से कसक रह जाती है। चंद्रकांता दीदी को देखती हूँ, कमल कुमार को देखती हूँ, ये नासिरा शर्मा, तो इतना ये लोग लिख गई हैं कि इन लोगों के आगे तो लगता है कि हम लोग अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो बस अब आप लोगों की शुभकामनाएं ऐसे ही मिलती रही और ये हमारी यात्रा इसी तरह चलती रही। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबकी, आप सब लोगों की बहुत आभारी हूँ, जो भी हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं और जो हमारे यहाँ मुझे इस कार्यक्रम में मेरी सहभागिता हमारी कर रहे हैं और उत्साहवर्धन मेरा कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। अभी आपने मेरी प्रतिनिधि कहानियां की कथाकारा डॉक्टर मुक्ता जी से उनके विचार सुने। और इनकी जो पुस्तक है मेरी प्रतिनिधि कहानियां, उसके पहले ही पृष्ठ पर इन्होंने आईने के पार में अपने जीवन का संपूर्ण विवरण लिखा है और बताया है कि किस तरह से इनको क्या क्या चीज़ें उद्वेलित करती रही जीवन में और किस तरह से ये डॉक्टरी छोड़कर साहित्य के क्षेत्र में आ गई। आपने अपने जीवन के अनुभवों से, अपने आसपास के लोगों के व्यवहार से और अपनी सूक्ष्म दृष्टि से जीवन संदर्भित समस्याओं को सूक्ष्मता से देखा है, परखा है, अनुभव किया है और अपनी पैनी दृष्टि से पात्रों के मन की संवेदना के तारों को स्पर्श करते हुए उनको लिपिबद्ध किया है। और पुनः बधाई देते हुए दीदी, आपको मैं आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रसिद्ध कथाकारा डॉक्टर चंद्रकांता जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि दीदी आप आएं और आप अपना वक्तव्य और आशीर्वाद हमें प्रदान करें। सभी बंधुओं को एक बार और मुक्ता मेरी प्रिय रचनाकार है, मेरी सहेली भी है, लेकिन फिर भी एक राइटर की तरह से ही बात करूंगी। मुक्ता का लेखन हम सब जानते हैं, बहुआयामी लेखन है। उन्होंने कुछ लिखा भी अपने इस कथन में कि कैसे शुरुआत हुई, क्या हुई। हम सब जानते हैं कि हमारे अनुभव जो होते हैं वहीं से जन्म लेते हैं, जो हमारी जन्मभूमि है, तो वही परिवेश पहले आता है उसमें। जाहिर है वो कहती थे पहले प्रकृति से जुड़ा था तो कविताएं लिखी,
फिर वो लड़कियां मिली, कम उम्र में शादी होती थी, उनकी तकलीफें जैसे वो खुद भी कह रही हैं, वो कुछ भी बन सकती थी पर घुट गई, क्योंकि हमारा समाज उस तरह का है कि शादी हो गई तो फिर जैसे सब खत्म हो जाता है। और इसके साथ ये भी कहूँगी, मेरी शादी भी बहुत छोटी उम्र हुई, मैं हुई और कुछ खत्म नहीं हुआ। कि कुछ लोग निकाल लेते हैं, चलो आगे बढ़ो, कोई नहीं। तो इसमें हाँ पटल में थोड़ी सी करती। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं मुक्ता को एक बहुआयामी रचनाकार मानती हूँ, और वो है। उन्होंने काफी लिखा, स्त्री पर भी लिखा है, इसमें कोई बात, स्त्री के द्वंद, उसकी तकलीफ, समाज में उसकी स्थिति तो कैसी है, क्या है, वो बहुत गंभीरता से लिखा है। और एक अच्छी बात है उसमें कि वो अंतरंगता में जाती है, वो खाली बाहर अक्सर जहाँ आप उनको श्री विमर्श की लेखक कहते, पर मैं कहती हूँ श्री विमर्श से बहुत आगे है, श्री विमर्श भी है। और पुरुषों की भी स्थिति, अब उनकी एक कहानी है, क्या है वो, बैचलर की माँ, उसमें उसकी व्यथा है बहुत, वो बैचलर किस तरह जीता है, क्या कैसे महसूस करता है, आप कहानी आप आगे आप विवरण करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि वो, उसे पता ही नहीं चलता वो कहाँ का है, क्या है, एक घर में है, आप जानते हैं, ठीक से रहता है, और वो उसके माता पिता नहीं, वो अभिभावक हैं। पर एक दिन जब उसको पता चल जाता कि मैं इनका बच्चा नहीं हूँ, तो मेरी माँ कहीं और जो मुझे छोड़ गई है यहाँ पर, तो उसका पूरा मानसिक जो संतुलन वो बदल जाता है। वो बड़ा, उसका जो मन है, वो मन के भीतर प्रवेश करना ये रचनाकार का काम होता है, और बहुत अच्छी तरह से किया है। माँ को ढूंढने जाता है, फिर पिता जो अभिभावक, वो पिता ही मान लीजिए, उसको मानते हैं। वो कहता है कि भाई तुम्हारी बात बहुत देर होती है, तब तक वो 30 साल से ऊपर हो जाता है, बहन भाइयों की शादियां होती हैं। बल्कि एक दादी है घर में जो उसके साथ बहुत स्नेह करती है, उसे कहती है तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचती, क्योंकि वो मानकर चलता है मेरे अभिभावक में सब है, वो कर जैसे सबका करेंगे मेरा करेंगे, पर होता नहीं, वो एक कमाऊ पूत बनकर रह जाता है वहाँ। फिर एक बार वो पिता जो है अभिभावक, वो कहता है कि देखो तुम इस तरह मेरे दोस्त हैं, उसके बेटे हो, बल्कि मेरी राखी बंद बहन थी वो, तुम्हें उसका पति उसको ठीक व्यवहार नहीं कर रहा था, तो उसने तुम्हें मेरे यहाँ छोड़ दिया है। वो खुद किसी पर शिविर में या कहाँ पर वो बताता नहीं। वो कहता तुम जाकर देखो, नानी ने कुछ वसीयत रखी है तुम्हारे नाम, वो देखो उसके लिए। पर ये लड़का वसीयत का इतना उसका नहीं, पर ये चाहता है मैं माँ को ढूंढूं, वो कौन है मेरी माँ। तो इसी में लंबी कहानी फिर आगे जाता है, जहाँ पर वो महिलाएं होती, शरणार्थी शिविरों में जाता है, कहीं भी जहाँ वो लगता माइयाँ होती हैं, जो मतलब घरों से कहीं दी गई है, कहीं पर बेचारी उस अवस्था में रहती हैं, ओल्ड होम टाइप की, तो वहाँ उसको मिलती नहीं, फिर एक एक औरत उसको मिलती है, तो उसको उसको लगता है शायद ये मेरी माँ है, उसे काफी जुड़ जाता है, फिर से बात करते बोलते बोलो, कहते मैं तुम्हें अपनी कहानी कहना चाहता हूँ। तो कहते यहाँ जो भी आता कहानी कहता है, चलो मैं तुम भी अपनी कहानी कहो। तो उसको कहता क्या किस तरह का, मुझे मालूम पड़ा कि मैं उनका बेटा नहीं, वो मेरी माँ कहीं पर है। तो मैं, उसको दुख होता, जाहिर है उसको दुख है, इतना एक पूरा जो उसने एक इमारत बनाई जो खत्म हो गई, ढह गई, चलो तो मैं यहाँ हूँ ही नहीं, मैं तो एक बस कमाऊ पो, तो यहाँ कमाई करने, इनके लिए सेवा करने आए जो भी। तो उस वक्त थोड़ा उसका मन हो जाता है, विक्षिप्त जैसा हो जाता है। पर वो कहती, वो औरत कहते देखो मैं तुम्हारी माँ नहीं, मैं कलकत्ता से हूँ, चारुलता कुछ नाम है उसका, पर तुम्हारा दुख मेरा, मैं जानती हूँ तुम्हारा दुख, पर मेरा दुख तुम्हारे दुख से बड़ा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें अगर माँ नहीं मिली, एक परिवार मिला, उस परिवार में तुम रहे, तो ये बड़ी बात है। मेरा बहुत बड़ा संपन्न परिवार था, बहू बेटे सब कुछ, और अच्छे पोजीशन में थे, समृद्ध परिवार, उन्होंने मुझे निकाल के बाहर कर दिया, यहाँ फेंक दिया। अब कौन ज्यादा दुखी है, तुम कि मैं? मुझे परिवार, अब जो परिवार उसको मिलता है, चाहे वो आश्रम में रहती है, वहां सेवा करती है, तो उसको ये दिमाग में बैठाती है कि तुम ऐसा दुखी मत समझो, कम से कम एक परिवार है जो तुम्हारा ख्याल रखता है। हालांकि कितना ख्याल रखता है वो हम कहानी में पढ़ सकते। पर यहाँ पर एक बात है जो मुझे अच्छी लगी, वो ये है कि उसका भाई जो है, जो वहाँ रहता है, वो भाई ही मान लीजिए, भाई बहन नहीं, वो आता है उसको ढूंढने, क्योंकि ये लड़का जो बैचलर जो है, ये पूरा घर देखता है, सबका ख्याल करता है, तो कमाता भी वही घर के लिए, काफी कुछ करता है। तो उनको उसका अभाव लगता है, भाई वो नहीं है तो काम जरा गड़बड़ भी हो जाता है। तो वो उसकी पत्नी भी साथ है, वो जो भाई है और उसकी पत्नी भी साथ है। पत्नी को इससे थोड़ा स्नेह भी है और काफी मुझे लगता है लगाव भी है उसके साथ। तो वो आते ही कहती है तुम्हें माँ मिली, तुमने माँ ढूंढी, माँ मिली? तो हालांकि उसका पति कहता है क्या बात कर रही हो, ये मत कहो, मतलब
उसके अंदर भी अगर डीपली जाए क्यों कहता है, आप ये सोचेंगे। तो खैर, तो वो कहता अभी तो बहुत काम है, बहुत काम करने हैं। तो वो उसको एक लिस्ट देता है, उसमें 4-6 औरतों के नाम होते हैं। किसी को ऐनक की जरूरत है, किसी को दवाई की जरूरत है। ये जुड़ गया उन औरतों से। तो वो इतनी माएँ हैं उसकी, मतलब एक माँ के बदले इतनी माएँ हैं। तो कहता है ये है, अभी मुझे बहुत काम है। तो वो कहते हैं यू आर ग्रेट। वो भाभी जो कहती यू आर ग्रेट, और वो उसके गाल पर चुम्बन देती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। और उसका हस्बैंड कहता है बैचलर के तुम मुंह पर चुम्बन देती, तुम्हें क्या अंग्रेजी पढ़ी लिखी हो, समझ में नहीं आता, ये नहीं करना चाहिए। वो तब तक चली जाती, वो परवाह नहीं करती। पर बाद में ये जो लड़का है उसको भी लगता है कि देखो अभी भी कोई है जो मेरा ख्याल करे। वो कहते हैं अच्छा दादी को बोले मैं आऊंगा दवाई लेने, मैं आऊंगा तुम्हारे पास। ये बहुत एक संकेत जो है, बहुत सार्थक संकेत। इसका पूरा जो विक्षोभ था, जो भी था, ढह जाता है एक छोटी सी बात से, जब वो उसको आत्मीयता देती है। कहता है दादी को कहना मैं आऊंगा। तो खैर ये ऐसी बात है, उसका भी लिखा है उसने। स्त्रियों का तो लिखा ही है। आपकी ये जो कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, वो बहुत गंभीर कहानी है, गहरी है। इस घर उस घर उसका नाम है। वो बहुत अच्छी लगी। जो सवाल भी है तो लड़की का घर कौन है, माता पिता का तो नहीं है। उसको बोलते हैं तुझे दूसरे घर जाना है। अब वो दूसरे घर जाती है, पति मिलता है, वो पति भी इतना उसका परवाह नहीं करता। पर खैर वो सोचती है पति है तो निभाती कैसे। फिर अंत में क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। पर मृत्यु से पहले वो जो पति है इसका, उसको कहता है, उसका मित्र है वो जो कला संगीतकार है, नाम क्या, गौर कुछ नाम, वो दोस्त होता है। उसको कहता है, पति को कहता है इसको घुमा के लाओ बाहर, वो खुद तो बीमार है, घुमा के लाओ। वो जाती है, उसको घुमा के लाती है जो। तो खैर यहाँ पर इतना ही ये कहते, बाद में कहती है उसकी मृत्यु हो जाती। मृत्यु से पहले वो उससे कहता है, अब बताइए ये वाक्य इसका क्या अर्थ है। उससे कहता है मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। किस लिए क्षमा कर दिया, उसका दोष क्या था। अब आप कहते हैं कि या उसको घुमा के लाओ, वो तो तुम ही ने कहा भाई उसको घुमा के लाओ। उसका क्या दोष है, उसने पूरी सेवा की है, उसकी पूरा जितना समय दिया उनको दिया। तो ये क्षमा करना, मुझे ये एक प्रवृत्ति दिखाता है कि जरा सा भी मन में शक पड़ गया, क्या हुआ, क्षमा कर, किस बात के लिए क्षमा, मैंने कोई अपराध तो किया नहीं। तो खैर वो घर भी उसका नहीं है। बाद में ये है कि बड़ी वही जो गौर है वो उसको वहां से निकाल लेता है। वो वहां रहना नहीं चाहिए, वहाँ उसका जो पूरा वातावरण है वो उसके विरुद्ध ही है। उसमें कोई सहानुभूति नहीं, प्रेम नहीं। तो वो घर भी उसका नहीं। अब वो कहाँ जाएगी, तीसरा घर। अब तीसरा घर है, वो जो गौर साहब है उनके साथ प्रेम हो जाता। देखिए जब कोई व्यक्ति, उसको सब लगे कि भाई मेरा कोई है नहीं, माँ बाप भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं, तो कोई भी सहानुभूति दिखाए उसके साथ वो जुड़ जाता है। तो स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो जुड़ती है उसके साथ, और धीरे धीरे उसको लगता है कि सच में मुझसे प्यार करता है। वो पूरा समर्पण देते, उसको लगता है कि मुझे कोई मिला जो मेरे जीवन को भराव दे, ऐसा उसके मन में है। तो पर ये जो पुरुष है तो वो कहता है मैं शादी वादी नहीं करूँगा, हम मित्रों की तरह रहेंगे। ठीक है, वो मित्रों की तरह रहते हैं, जैसे ठीक है लिव इन रिलेशनशिप टाइप मान लीजिए। पर उसमें भी उसको उम्मीद है कि मुझे प्यार मिलेगा, क्यों उसकी तारीफ भी करता है। वो थोड़ी आर्टिस्ट भी होती है, वो काफ़ी पढ़ेंगे आप ड्रिफवुड के, वो एक लकड़ी की एक मूर्ति है। वो कहता है मुझे तुम जैसी लगती हो, इसका देह यष्टि तुम्हारी जैसी है। तो वो उसके साथ बताता है कि इस तरह से एक तरफ उसको आदर भी देता है, ये भी कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ जो भी। तो खैर इसको यही रहने दीजिए। और आगे ये होता है, ये पुरुष भी उसका सगा नहीं होता, उसको कोई दूसरी मिल जाती है। अब ये सोचते ये तो मेरा घर है, अब ये मेरा घर होगा, प्यार का घर होगा। पर वो घर भी कहाँ है, वहाँ दूसरी आ गई। तो ये कहते मैं अपने घर में दूसरी को आने नहीं दूंगी। ये औरत का स्वभाव भी है, वो बर्दाश्त नहीं करती दूसरी को। अगर वो प्यार करती तब भी नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। तो उसका मन थोड़ा फिर क्या होता है, वो पीने लगती है, उसकी नींद की गोलियां लेने लगती, शराब पीने लगती है, क्योंकि उसका अंदर का जो है वो दुख है, वो उसको निकालना चाहती है। तो पति फिर उसको कहता है अरे ये तो बीमार है, पियक्कड़ है, वो है, किसी काम की नहीं। अब बताइए जिसको प्यार करती, पूरा समर्पण देती, उसको लगता है ये तो मेरा है, वो भी उसका अपना नहीं, तो वो घर भी उसका नहीं है। तो ये घर वो घर सभी घर एक जैसे लगते हैं उसे। पर यहाँ बहुत अच्छी बात की है मुझे इसने मुक्ता ने, जो मुझे अच्छा लगा। आप इसको सुसाइड करा सकते थे, आप उसको कुछ भी करा सकते थे, पर उसने इसको नहीं कराया। उसने, वो अपनी दोस्त से कहती है, आगे आप पढ़ेंगे, वो कहती है पुरुष और प्रेमी का प्यार ही सब कुछ नहीं है, वो जीवन का अंतिम सच नहीं है। आप पुरुष है वो प्यार करता है, वो सब नहीं है।
और भी कुछ है इसके अलावा। वो औरत की अपनी अस्मिता है, उसका अपना गर्व है, उसका स्वाभिमान है, वो कहाँ है? वो तो यहाँ है ही नहीं कहीं। वो कहते मैं पिता के पास जाऊंगी, उसको मेरी जरूरत है। ये याद, जहाँ आपकी जरूरत है वहाँ आपका सम्मान है, वहाँ आपका प्यार है। जरूरत मात्र, क्योंकि वो पिता है, लगाव भी है, पिता है। वो कहते उस अवस्था में बीमार भी है, मुझे लगता है मुझे वहाँ जाना चाहिए। वही उसका वो घर, चाहे उसका ना हो, मायका ना हो, पर एक घर उसने अपने भीतर बनाया। वो घर जहाँ उसकी जरूरत है, वो घर जहाँ उसकी सेवा का कोई मूल्य है। मूल्य मतलब ऐसा नहीं पैसा का हिसाब से नहीं, जहाँ उसको बराबरी का मिलता है, आप कह सकते हैं सामान मिलता है। तो मुझे अच्छा लगा तुमने उसको वहाँ दिलाया, उस तरह की बात कही। बाकी तो काफी चीजें इन्होंने, जैसे अभी जिक्र किया तुमने वो सांप्रदायिक सद्भाव की बात की, कश्मीर की बात की तुमने, तो खैर तुमने भी देखा है, अच्छा लगा। गुल मोहम्मद वैसा नहीं हो सकता क्योंकि वो आतंक, आप तो जानते हैं मैंने तो बहुत कुछ लिखा है इस पर, सती से है काफी कुछ। कब मेरी कहानियां बेशुमार उस पर है, क्योंकि अब कश्मीर से वो व्यथा कथा तो है ही अपनी। तो पर मैं एक बात कहती हूँ, मैंने एक कहानी लिखी है, पोषनूर की वापसी। अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़िए, वो मेरी कुछ विशिष्ट कहानी में भी है। एक समय था, मैंने मेरे को उपन्यास है ऐलान गली जिंदा कश्मीर पर, जो पहला उपन्यास 80s में लिखा गया। तब कश्मीर की स्थिति बेहतर थी, सौहार्द था, तो वो उसमें इतना खलल नहीं था। हालांकि काफी हालात हुआ आज़ादी के बाद ही कबाली आक्रमण वो सब हुआ, पर वहाँ भी मुसलमान और हिंदू प्यार से रहे। बल्कि जब मुसलमान कबाली आ गए तो हिंदू का काफी कत्लेआम हुआ था, उस वक्त मुसलमान ने हिंदू को बचाया। ऐसा नहीं कि वो हमें दुष्ट थे, बुरे थे, क्योंकि कश्मीर में हमें एक ऐसी सामाजिक संस्कृति मिली थी जिसमें सद्भाव था, सांप्रदायिक सद्भाव था। पर अब जब हालात खराब, अब कथा से तीसरे बहुत तो बिल्कुल भी खंडन, वहाँ तो कुछ है नहीं, कोई उम्मीद की किरण नहीं। वो भी एक समय वो है, एक समय नहीं, दोनों सच है ना। रचनाकार तो वही लिखेगा, अपने समय का सच लिखेगा। बहरहाल मुझे अच्छा लगा तुमने वो लिखेगा, थोड़े समय में गई तो उसको पकड़ लिया तुमने सब। और बाकी तो बहुत कुछ है। आप, मैं इतना समय नहीं लेना चाहती आप सबको बोलना है, और मैं सुनना भी चाहूँगी कुछ, पर मैं ये कहूँगी मुझे अच्छा लगा। मुझे क्या कहूँगा, मुझे इनकी सभी कहानियां पसंद। और जो क्या है वो बुनकर ऊपर जो तुमने लिखा काटलूम अपनी, वही है ना, वो बहुत अपने हाँ, वो समस्या है उनकी। ये बात नहीं स्त्री विमर्श पुरुष विमर्श की लिखा है, जो समाज में जो भी वंचित है, जो दुखी हैं, जो जिनकी समस्याएं हैं, उन पर भी इनका ध्यान गया है। विस्तार है इनकी कहानी में, एक विस्तार है जो स्वागत योग्य। नहीं तो हमारे यहाँ क्या होता, स्त्री विमर्श तो झंडा लेके स्त्री विमर्श, स्त्री है, उसकी तकलीफें और बार बार आई है, इनकी कई कहानी में आई उसकी तकलीफ, पर साथ में और भी, वो कहते हैं ना, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, तो गम भी उनके पास है। और ये देखना, मुझे लगता है कि ये तुम्हारे परंपरा में मिला है, शुक्र जी से मिला है। वो कहते थे ना, लोक मंगल रचनाकार के लिए जरूरी है, लोक मंगल की भावना, एक मानवतावाद है, आप कहिए इसको मोटे शब्दों में। अगर कोई विमर्श है तो मानव विमर्श। इसके लिए मैं तुम्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और उम्मीद करूंगी तुम एक अच्छा उपन्यास लिखो। आप अभी लिख सकती हो, मेरी तरह बूढ़ी नहीं हुई हो। और मैंने भी अभी एक उपन्यास और लिखा है, वो अभी आ जाएगा आप राजपत्र तो से। लिख रही हैं। अभी तक लिखा, अब पता नहीं, अब सेहत कुछ ठीक नहीं रहती, मेरी उम्र भी हो गई, अब आप लोगों को लिखना है तो आप लिख लो, लिखते रहो। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, तुम्हारा ये सुनकर। मैंने कई कहानियां पढ़ी, मुझे एक आधा कोस कहानी अच्छी लगी, वो बहुत ही गंभीर कहानी है। वो बताती अगर कोई अन्याय करता किसी के साथ, उसके साथ भी अन्याय होता है। वो कहानी पढ़ी, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत गंभीर, जैसे वो मेरी पत्नी, तो उस तरह की अन्याय, अन्यायी दूसरों पर ही नहीं करता, उसके साथ भी होता है। शायद आप इसको नियति कहें या कुछ कहें, पर है ये भी एक बात। हमने ले लिया था। बहरहाल अब आगे मैं चाहती हूँ और लोग बोले, मैं भी थोड़ा सुनना चाहूंगी जरूर आपसे। तो बहुत बहुत बधाई, और मुक्ता लिखती रहो और जुड़ी रहो हमसे। नमस्कार, सुनूंगी आप लोगों को। बहुत बहुत आभार दी आपने मुक्ता जी के जीवन की, जो थोड़ी जो उनके जीवन का विस्तार है, और उनकी कहानियों में जो विस्तार दिखाई देता है, सामाजिकता को लेकर, शोषित पीड़ित वर्गों को लेकर, आपने उसका बहुत अच्छी तरह से बखान किया। और अब अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कुमार दीदी की, जो रिकॉर्डिंग क्या रिव्यू दी।
वो रिकॉर्डिंग सुनाई जा सकती है? इंदु दी, कुमार दी की क्या रिकॉर्डिंग सुनाई दे सकती है? आपका माइक बंद है। अच्छा, ओके ओके, मैं कोशिश कर रही हूँ। आपने मुझे भेजा है ना कि मुक्ता दी ने भेजा है? हाँ, हमने भेजा है। दीदी ने भेजा। अच्छा मुक्ता दी, ठीक है, मैं उसको लगा रही हूँ, आप लोग सुने। नहीं, बहुत की कहानियों का फलक बहुत बड़ा है। उनका अभी अभी जो कहानी संग्रह प्रतिनिधि, मेरी प्रतिनिधि कहानी आई है, उनमें उनकी प्रतिनिधि कहानियों का संकलन किया गया है। और मुक्ता की लेखन की एक विशेषता ये है कि उनका स्त्री विमर्श सीमित नहीं है। स्त्री के साथ होने वाले भेदभाव और अन्याय और समाज के दूसरे वंचित लोगों के साथ भी जो इसी तरह का जो अन्याय होता है, उनका शोषण होता है, इस सब के प्रति मुक्ता बहुत संवेदनशील है। इसलिए उनकी कहानियों में हाशिए पर जीने वाले लोगों को और सामाजिक संरचना और परिवेश में हाशिए पे रहने के कारण जो सामाजिक समानता और न्याय से वंचित हो जाते हैं, उनके पक्ष में मुक्ता ने कहानियां लिखी हैं। स्त्री हो या दूसरे उपेक्षित, उन पर होने वाले शोषण को उद्घाटित किया है अपनी कहानियों में। स्त्री के साथ तो अन्याय होता ही है, उसको गृह लक्ष्मी कहकर, देवी कहकर, एक तरह से उसको जो मूल धारा है उससे वंचित कर देने की कोशिश होती है हमारे समाज में। तो उसकी ओर उनका ध्यान गया है और अपनी कहानियों में उन्होंने इस बात की चर्चा की है। जिंदगी की बहुत सी कड़वी सच्चाइयां हैं। औरत की जिंदगी कई बहुत सारे पहलू हैं जिन पर की इन्होंने कहानियां लिखी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि औरत की अपनी एक पहचान है, उसकी अस्मिता की बात है। अगर परिवार उस पर जाना चाहता है तो उसे एक बेहतर समाज बनने की आशा की जा सकती है। जैसा मैंने कहा कि स्त्री से जुड़े सवालों के अतिरिक्त उन्होंने समाज के वंचित लोगों के प्रति अपना ध्यान आकर्षित किया है। तो काठलूम जैसी कहानी है जिसमें कि जो बुनकर हैं उनकी पीड़ा को दर्शाया है। इसी तरह से समाज के दूसरे वंचित लोग भी हैं जिनकी दयनीय दशा को उन्होंने अपनी कहानियों में चित्रित किया है। कुसुम कथा हो या कहो देवयानी हो, यह हमारे बीच की स्त्रियों की ही कथाएं हैं। पलाशवन के घुंघरू गांव के जीवन का दस्तावेज है। तो इस तरह से मुक्ता की कहानियों को पढ़ते हुए आप एक बड़े समाज से गुजरते हैं। आप समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन से जुड़ते हैं। तो इस तरह से मैं समझती हूँ कि मुक्ता ने एक व्यापक स्तर पर अपनी कहानियों की रचना की है। धन्यवाद जी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही कमल कुमार जी के वक्तव्य अभी आपने सुने और उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि किस तरह से जो मुक्ता जी की कहानियां हैं उसका फलक, उसका पूरे समाज से लिया गया ली गई कहानियां हैं और हर वर्ग से ऊपर उठकर उन्होंने जो अपने एक परिदृश्य बनाया है वो मानवता का परिदृश्य है। उसमें कोई भेदभाव और सांप्रदायिकता वाली बात नहीं है।
जो जीवन से जुड़ी असलियत है, जो जीवन से जुड़ी सच्चाइयाँ हैं, उसके माध्यम से उसको अनुभव करते हुए उन्होंने अपनी कहानियों की रचना की है। और अब आगे बढ़ते हुए हमारे बीच में हमारे विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं, जेएनयू के प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी को। सर, मैं सादर आपको आमंत्रित करती हूँ आज के विशेष अवसर पर अपने वक्तव्य के लिए। धन्यवाद संगीता जी। आज के आयोजन के सर आपकी फोटो नहीं आ रही है जी, अब आ गई जी। आज के इस आयोजन की निमित्त मुक्ता जी की पुस्तक मेरी प्रतिनिधि कहानियां, मैं जब देख रहा हूं लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बनारस में बैठा हूं अपने मित्रों के बीच। कुछ हमारे जो सम्मानित रचनाकार बनारस से नहीं हैं, लेकिन उनकी रचनाओं में कहीं न कहीं बनारस मौजूद है, इसलिए वे भी हमें बनारस के लग रहे हैं, या बनारस की समस्याओं पर जिनकी रचनाएं मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मैं मुक्ता जी को अपनी कहानियों को प्रतिनिधि कहानियों के रूप में संकलित करने के लिए धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। और पता नहीं क्यों इस संकलन को देख करके सबसे पहले मुझे तो ये लगा कि मुक्ता जी ने वाकई अपनी प्रतिनिधि कहानियों को यहाँ संकलित कर दिया है या नहीं। मैं बहुत तलाश करता रहा कि जरा दो एक पक्ष मुझे कुछ छूटे हुए मिल जाए और उसके आधार पर मैं उनकी धुनाई कर सकूं, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। कुछ ऐसे पक्ष मिले जिन पक्षों पर अगर एक कहानी में कुछ रह गया है तो दूसरी कहानी में बड़ी मजबूती के साथ उसको उठा दिया गया है। मित्रों, ये जो प्रतिनिधि कहानियां होती है, प्रतिनिधि कहानियों के समय या प्रतिनिधि कहानियों का संकलन करते समय कहानीकार के सामने एक बड़ी समस्या होती है कि वह किन किन कहानियों को पाठकों के सामने रखे कि जिससे उसके पूरे रचना संसार का प्रतिनिधित्व हो सके। खैर, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, मुक्ता जी ने मुझसे कहा कि किताब उपलब्ध नहीं है, मैं पीडीएफ भेज रहा हूं। उनके ठीक है, भेज दीजिए। इसलिए मुझे लगा कि इनकी जितनी कहानियां थी, कहानियां तो मैंने पहले की पढ़ रखी थी। उस समय जब वे किताब के रूप में प्रकाशित हो रही थी या पत्रिकाओं में आ रही थी, कभी आजकल में, कभी अंश में, एक लंबे समय से मैं इनका पाठक रहा। और दूसरी चीज कि इस किताब में प्रतिनिधि कहानियों में एक भूमिका के रूप में जो आईने के सामने मुक्ता जी ने लिख दिया, उससे कई बातें खुलकर हमारे सामने आ गई। वे बातें जो खुलकर आई, हमें यह देखने का मौका मिला कि इनके साहित्यिक व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हुआ है। मुक्ता जी केवल साहित्यकार नहीं है, जैसा कि अभी आपने बताया, खुद उन्होंने बताया कि वे विज्ञान की छात्रा रही हैं, नृत्य में, संगीत में और गायन में इनकी अभिरुचि रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के परिवार से हैं तो परंपरा में धरोहर के रूप में इनको कुछ आलोचना की क्षमता मिली है। ऊपर से हुआ यह कि कुसुम जी ने इनके साहित्यिक संस्कार को और मजबूत किया, जो इनकी मां थी। मुक्ता
एक चैतन्य व्यक्ति के या चैतन्य व्यक्तित्व के रूप में हम देखते हैं कि गोंडा, फैजाबाद, बनारस और दिल्ली, ये ऐसी जगहें हैं जहां से कि ये अपने लिए, अपने रचना संसार के लिए, मैं केवल कहानियों की बात नहीं कर रहा हूं, इनके कविताओं के लिए भी और इनके आलोचकीय लेखन के लिए भी, कि इन जगहों से ये अपने लिए कच्चा माल इकट्ठा करती हैं और उस कच्चा माल को किसी न किसी साहित्यिक विधा का जामा पहना देती है। यह इनकी विशेषता है। रही बात कि चीजों को या यहाँ की जो चीजें, यहाँ से जो चीजें इन्हें मिली, इन चीजों को इन्होंने कैसे वर्गीकृत किया और रचना की किस विधा में प्रस्तुत किया, यह इनकी आधार सामग्री के ऊपर निर्भर करता है। इतना ही नहीं, मैं एक एक कहानियों के विवेचन विश्लेषण के क्रम में नहीं जाऊंगा। बनारस में रहते हुए बनारस के जिन मुद्दों को इन्होंने छुआ, वे मुद्दे सामाजिक और सांस्कृतिक हैं, वे मुद्दे साहित्यिक हैं। ये तो ऐसी जगह ही रहेगी जो दिल्ली से या गोंडा से या फैजाबाद से या बनारस से, कि जिन जगहों पर रह करके इन्होंने जो महसूस किया, जिन समस्याओं को देखा, वे एक तरह की समस्या है। बनारस में रहते हुए अगर इन्हें यहाँ वहां के स्त्रियों की समस्याएं समझ में आई, उनका सामाजिक शोषण इन्होंने देखा, तो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में स्त्रियां क्या कर सकती हैं, इसको भी मुक्ता ने अपनी कहानियों में बहुत अच्छी तरह से पिरोया। एक और बात मुझे कहने दें, मैं बहुत उस पर, आज जब हम अस्मितावादी विमर्शों में गुजर रहे हैं, पूरा लेखन अस्मितावादी विमर्शों में बधा हुआ है, उस अस्मितावादी विमर्श में भी मुक्ता विमर्श के दायरे को तोड़ती है। बड़ा आसान होता इनके लिए, महिला थी, स्त्री थी, ये स्त्रीवादी विमर्श पर कुछ और चीजें बाहर से जोड़ करके ले आती और कुछ क्रांतिकारी कदम अपनी कहानियों में, कविताओं में रख देती। वे स्त्री विमर्श के उन ठोस मुद्दों तक पहुंचने की कोशिश करती हैं जिनके कारण समाज में स्त्रियों के प्रति भेदभाव पैदा होता है। और माफ करिएगा मुझे यह कहने के लिए कि एक विज्ञान की छात्र या छात्रा इस विषय को जिस रूप में देखेगा, उसका रूप कुछ दूसरा होगा, उसका ढर्रा कुछ दूसरा होगा। मुक्ता ने बहुत अच्छी तरह से अपनी कहानियों में या इस भूमिका में भी आप देखेंगे लैंगिक विभेद और यौन विभेद पर बात की। कहानियों में पाठ है उसका, उसके बारे में चर्चा है, वह चाहे बनारस की बात हो, चाहे कश्मीर की बात हो, या मंडावली में इन्होंने उसे उठाया हो, या और कुछ कहानियां जो इन्होंने पहाड़ के माध्यम से वो जो लिखा है, उन्होंने शीर्षक उसका इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी मैं बता देता हूँ उसका शीर्षक क्या है। तामाखाड़ी। ये इस कहानी को मैंने नहीं पढ़ा था, इस कहानी को इस संग्रह से आपको मैंने अभी मैं कहूँ कि ठीक से पढ़ पाया हूँ तो ठीक से मैंने पढ़ा भी नहीं है। खैर, यह मुक्ता जी का एक रूप है। और दूसरी चीज कि देखिए मुक्ता जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, आचार्य शुक्ल के माध्यम से आपने साधना अवस्था और सिद्धावस्था की बात की। रचनाकार सिद्ध तो हो जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रचनाकार को साधना अवस्था में ही रहना चाहिए। जहां रचनाकार सिद्ध हुआ कि वह गया, यह सिद्धता
सिद्धता बड़ी खराब चीज है और सिद्धता जो है महंती करा देती है। इसलिए महत्व तो साधना अवस्था में रहने का है। अपने उस साधना अवस्था को, उस विवेक को अगर हम जागृत रखते हैं तो कुछ और बड़ी बात कह सकते हैं। यह मुझे ऐसा अच्छा लगा कि मुक्ता जी जहां गई हैं अपनी कहानियों के लिए कच्चा माल इन्होंने वहीं से इकट्ठा कर लिया है। कश्मीर में भी टहलते टहलते इनको गुल मोहम्मद मिल ही गया और कहानी चर्चित हुई। खुसरो को भी इन्होंने कहानी में बांध दिया और बहुत पहले बांध दिया था। हमारी शमशेर कहानी आजकल में छपी थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, स्मृति आधार पर ही कह रहा हूं। तो ये तमाम चीजें और कहानियों का जिस रूप में एक विस्तृत दायरे में आप लेकर के चल रही हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और कहानियों के माध्यम से जो एक प्रति संसार आप रच रही है, वह प्रति संसार आज के साहित्यिक लेखन में, आज के कहानी लेखन में, आज के कविता लेखन में किस तरह से अलग है, कैसे अलग है, इस पर फिर कभी विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन यह जरूर कहूंगा कि आपका यह अलगाव आपको प्रसिद्धि देगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इस प्रतिनिधि संकलन के लिए आप धन्यवाद लीजिए और कुछ और नई कहानियां हमें दीजिए। बनारस के सभी मित्रों को मेरा नमस्कार, आप सबको धन्यवाद। मुक्ता जी, आपको एक बार फिर धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, आपके वक्तव्य ने हमें लाभान्वित किया और मुक्ता जी की विचारधाराओं से, इनके व्यक्तित्व से रूबरू कराया। हम आभारी हैं। इसी संदर्भ में मैं सुविख्यात आलोचक डॉक्टर शिव कुमार मिश्र जी का जो कथन आपके लिए है, मुक्ता जी के लिए, उन्होंने कहा है कि मुक्ता के रचना संसार की एक बहुत बड़ी विशेषता उनके अपने मानस की पारदर्शी होना है। कुछ भी वहाँ अमूर्त, गड्ढमड्ढ और उलझा हुआ नहीं है। कुछ भी बड़ा खुलापन, मुक्त प्रसन्न रचनाकार मानस है। वर्ण, धर्म, जाति, नस्ल, संप्रदाय के सारे भेदों से अलग, आदमी और आदमी के बीच विभाजक रेखाएं खींचने वाली किसी भी तरह की संकीर्ण मानसिकता से कतई निरपेक्ष व बड़ी सोच का मानस है। और ये सही कथन है। इन्हीं प्रतिनिधि कहानियों में क्लाप पर डॉक्टर शिव कुमार मिश्र जी का कथन है, वहीं से मैंने आपको ये पढ़ के सुनाया है और ये सही बात है। मैंने भी 2-3 पुस्तकों की समीक्षा की है और मैंने पढ़ा है दीदी को कि कलाकार के पात्र के इतना अंदर तक जाकर वहाँ से वो रस निकालती हैं और अपने पात्रों में इस कदर बिखेर देती हैं कि लगता है कि जैसे मेरी ही बात कर रहे हैं। तो कहानीकार की एक बड़ी विशेषता होती है कि वो व्यक्ति के अंतर में घुस जाए, अंदर चला जाए और उसको, उसका प्रतिबिंब पात्रों में दिखाई पड़े। इसी के साथ मैं आगे बढ़ते हुए हमारे बीच में हमारे बनारस के विशिष्ट अति सम्मानित समीक्षक और हिंदी साहित्य जगत के जाने माने पुरोधा डॉक्टर राम सुधार सिंह जी मौजूद हैं। आदरणीय सर को मैं मंच पर अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। राम सुधार सर। राम सुधार सर। राम सुधार सर। गीता जी, राहुल अध्ययन संस्था जी बोल रहा हूँ। आवाज नहीं जा रही है क्या? हाँ, आवाज नहीं जा रही है? आ रही अब आ रही है।
अच्छा, आ रही है? नहीं यहाँ तो म्यूट हो गया है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन शोध एवं अध्ययन संस्था वाराणसी और अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था बंगलौर के संयुक्त तत्वावधान में डॉक्टर मुक्ता जी की प्रतिनिधि कहानियों के इस लोकार्पण के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे बीच में सुप्रसिद्ध कथा लेखिका चंद्रकांता जी, प्रोफेसर ओम प्रकाश जी, श्रद्धानंद जी, जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूं। और सर्वप्रथमतः मैं मुक्ता जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। अभी हम लोग चंद्रकांता जी को और उसके साथ साथ ओम प्रकाश जी के वक्तव्य को, मुक्ता जी के कहानियों पर केंद्रित वक्तव्य को हम सभी लोग सुन रहे थे। और मैं सोच रहा था कि 20वीं शताब्दी के पहले वर्ष में 1901 में किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती से कहानी की यात्रा कितनी आगे बढ़ी है। और खास करके आजादी के बाद 50-60 के बाद हिंदी कहानियों का फलक जो इतना बड़ा हुआ, इतना विस्तृत हुआ, उसमें महिला लेखिकाओं की जो आमद हुई वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इस विस्तार में, इस प्रवाह में दो जो विमर्श आए, दलित विमर्श और स्त्री विमर्श को लेकर के, कहीं न कहीं आगे चल करके उसका ट्रैक अलग हुआ। ट्रैक अलग करने का मतलब कि स्त्री की अस्मिता जो आंदोलन हुए, भटकती हुई वह विमर्श की गाथा चली गई। और तमाम ऐसी आत्मकथाओं की मैं चर्चा नहीं करूंगा, उसमें हम लोग इसको देख सकते हैं। लेकिन स्त्री लेखन की जो परंपरा हुई, चाहे उसके प्रथम पंक्ति में हम लोग कृष्णा सोवती, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमवदा जी को लें, और यह आज का कार्यक्रम गरिमा में बना है कि जो उसके बाद की पीढ़ी हुई उसमें डॉक्टर कमल कुमार जी और चंद्रकांता जी प्रतिनिधि रचनाकार रही हैं और वो हमारे बीच में इस आयोजन में रही हैं। यह गौरव ही इस आयोजन का। ओम प्रकाश जी ने एक बहुत अच्छी बात कहा कि मुक्ता जी ने अपनी कहानियों में इस अस्मिता के उस आंदोलन की सीमा को उन्होंने तोड़ा है। कहीं कहीं उस बिल्कुल भटकाव नहीं आया है कि जो पीड़ा होती है घर के भीतर, जो उसका दाम्पत्य जीवन है, प्रेम भावना है, नई संस्कृति जो बदली है, उसमें नारी के स्वरूप पर आपने गंभीर अध्ययन किया है, काफी करीब से उनकी समस्याओं को देखा है और बैचलर की माँ और एक इस घर उस घर की चर्चा आपने किया है। और भी कहानियां जो इस संग्रह में हैं, मुझे अभी वह संग्रह देखने को नहीं मिला है, लेकिन तमाम पत्र पत्रिकाओं में, पिछले दिनों किसी पत्रिका में, महत्वपूर्ण पत्रिका में मुक्ता जी की मैंने एक कहानी पढ़ी और मैंने फोन करके इनको बधाई दिया था। आपको याद होगा शायद मुक्ता जी को, लेकिन अब वो कहानी आपके संकलन में है कि नहीं, लेकिन वो एक बिल्कुल अलग तरह की कहानी मुझे लगी। मुक्ता जी के कहानियों का कैनवास, फलक काफी बड़ा है। बहुत सारी चाहे वो एक रहती है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी विशेषता मुझे दिखाई दी, चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जो सबसे दिखाई दी, मुक्ता जी कहानी के केंद्र और उन्हीं प्रतीकों के इर्द गिर्द कहानी का ढांचा खड़ी करती है। जैसे इस घर और उस घर की चर्चा हुई, इसमें बड़ा प्यारा सा प्रतीक है चीड़वन की मेनका, सिंबॉलिक उसको उठाया है चीड़वन की, और चिका के उस मूर्ति के उस शिल्प के माध्यम से उन्होंने गोदावरी के पूरी पीड़ा को, उसके संघर्ष को, और अंत में जब कथा लेखिका उस घर में वह केवल एक प्रतीक के माध्यम से कहती हैं। उसी तरह से बहुत सारे प्रतीक हैं। सर्प दर्शन का प्रतीक है, गरुड़ पुराण जो कहानी है, रिश्ते उर्फ गरुड़ पुराण, केवल गरुड़ पुराण के उस प्रतीक के माध्यम से उस मिथक को लेकर के कि रिश्ते की धूल को बुहार देता है वो अंत में जाकर के, और जिस रिश्ते में
प्रेत बन करके न फैले, पूरे रिश्ते की कड़ुआहट को, रिश्ते के बिखराव को, रिश्ते की टूटन को स्त्री जो समझती है, स्त्री का वह भोलापन, स्त्री का वह शोषण, स्त्री ठगी जाती है, पग पग पर लोगों के द्वारा ठगी जाती है। इस घर और उस घर का यह शीर्षक भी बहुत सिंबॉलिक है। वह कैसे एक फुटबॉल की तरह से इस घर से उस घर जाने के लिए विवश सी हो जाती है। तो जो एक सबसे बड़ी विशेषता हमें इन कहानियों की या मुक्ता जी के कहानियों की दिखाई देती है, वह कहानी वही है कि बीच के एक सिंबल को, एक प्रतीक को वो चुनते हैं और उन प्रतीकों के माध्यम से ही कहानी का विस्तार होता है और वह जो प्रतीक होता है उसको खोल दिया जाए, भी पाठक के लिए मेरा ख्याल है कि सामान्य पाठक मुक्ता जी को कहानियों में, मुझ जैसे सामान्य पाठक को समझने में, मैं तो उन प्रतीकों को पहले खोजता हूँ क्या है, तो उसको साफ हो जाएगा तो कहानी साफ हो जाएगी। और दूसरी बात जो मुक्ता जी की विशेषता है, वह शुक्ल जी की वह परंपरा की विशेषता यह होगी, एक संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान भाषा। कहीं कहीं लगता है कि वो कहानी की भाषा ही नहीं है। जैसे हम लोग प्रसाद जी की कहानियां लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रसाद जी की कहानी नाटक का आभास देने लगती है, कहीं कहीं बिल्कुल कविता की बात करने लगते हैं। मुक्ता जी की भाषा उसी तरह से कहीं ना कहीं कहानी से बिल्कुल अलग हट करके एक आलोचना की भाषा, एक समीक्षा की भाषा, एक वह भाषा जो काव्य के सौंदर्य को व्यक्त करने वाली भाषा है, जो कहानी की भाषा से थोड़ी अलग है, लेकिन शायद इनकी कहानियों की वह खूबसूरती भी है। इस रूप में जिस तरह से रिश्तों के बीच की दरार है, स्त्री जीवन का एक कहानी मुझे अलग तरह की, जिसमें कहीं भी कोई स्त्री अस्मिता या स्त्री के संघर्ष और उसकी शोषण की बात नहीं है। मुझे ज्ञात नहीं है कि वो कहानी इस संग्रह में है कि नहीं है। वह गुगलेतु शहर नहीं है, ये कहानी मुझे नहीं पता है कि संग्रह में है कि नहीं है, लेकिन इसमें जो है एंटोनियो बया एक अफ्रीका का छात्र है जो बनारस पढ़ने आया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और उसके माध्यम से अपनी मातृभूमि, उसका जो शहर है जहां वो पैदा हुआ है, उस मातृभूमि के प्रति वह शहर नहीं है, उसके रक्त में प्रवाहित होने वाली, वह केवल शहर का नाम नहीं है, वह रक्त है जो उसकी सिराओं में प्रवाहित हो रहा है। लेकिन इस एंटोनियो के माध्यम से प्रेम की एक बड़ी ही महीन, बड़ी ही सूक्ष्म एक धारा जो मुक्ता जी बहाती हैं, वो अद्भुत है, वह काबिले तारीफ है। तमाम ऐसी घटनाएं हैं और इन कहानियों को पढ़कर के निश्चित रूप से यह लगता भी है कि संगीत और नृत्य के प्रति एक कहानी है चल खुसरो घर, आपने जिसकी चर्चा अभी ओम प्रकाश जी कर रहे थे, उस कहानी में भी वो जो बनारस की दाल मंडी और वहां की मैना, और किस तरह से वह सेठ के यहाँ वह बन जाती है मंगला, लेकिन न उसको समाज स्वीकार करता है, न उसका खुद उसका बेटा स्वीकार करता है। इस कहानी में भी एक प्रतीक चुना गया है और वह प्रतीक है वह जो सितार है जो मंगला बजाती है। उस प्रतीक को आप खोल लें और कहानी बिल्कुल अपने आप समझ में आ जाती है। तो एक धारा से अलग हट करके मुक्ता जी अपने कहानियों का शिल्प निर्मित करती हैं, अपने कहानियों का ताना बाना निर्मित करती हैं, जिसमें बनारस भी है, जिसमें आगे चल करके दिल्ली का ITO भी है, दिल्ली की भीड़ भाड़ भी है, और उस सारे अपने अनुभवों के बीच में रानी खेत का वह चिड़ों का वन भी है, और उनके बीच में एक स्त्री की जो नियति है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, चाहे कुसुमा कथा वाली जैसी कथा की वह नायिका हो, वह कहीं न कहीं पुरुष के उस असंवेदनशील दृष्टि का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, उसके द्वारा वह शोषित होती है, और वह नियति है ले जाकर के कहीं न कहीं उसका रास्ता भी स्पष्ट नहीं दिखता है कि वह कहाँ जा सकती है। और इसमें जाकर के हम आज के इस बदलते संदर्भ में, आज आधुनिक संदर्भ में केवल नारे के रूप में स्त्री अस्मिता नहीं, बल्कि स्त्री के उस नियति का सच्चा आख्यान करती हैं मुक्ता जी। मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से, पूरे बनारस के लोगों की तरफ से मुक्ता जी के इस
प्रतिनिधि कहानियां पढ़ने में शायद और मुझे कुछ कहानियां पढ़ने को मिलेंगी। वैसे मैं पत्र पत्रिकाओं से लगातार मुक्ता जी को हम लोग पढ़ते हैं, और बनारस की कथा लेखिकाओं का, अगर बनारस के कथा लेखिकाओं का की हम अगर चर्चा करें तो कुछ एक उंगलियों पर नाम है जिसमें कि मुक्ता जी प्रमुखता प्रधानता से हमारे बीच में हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपके इस पुस्तक के इस नई प्रकाशित प्रतिनिधि कहानियों के लोकार्पण के अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। राम। बहुत बहुत आभार सर, आपने जो अपना वक्तव्य यहाँ उनकी कहानियों पर दिया वो हमारे लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। हम सभी अब और शिद्दत से मुक्ता जी की कहानियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में बनारस के ही सुप्रसिद्ध और सुपरिचित साहित्यकार डॉक्टर श्रद्धानंद जी मौजूद हैं। आपको सर मैं सादर मंच पर अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। आवाज आ रही है? जी जी आवाज जी जी आ रही है। मैं दोनों संस्थाओं को पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज का कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बन पड़ा, जिसमें हम लोग सम्मान्य चंद्रकांता जी, कमल कुमार जी, ओम प्रकाश जी, झुनझुनवाला जी और सबको जोड़ने का काम संगीता ने किया। और पुस्तक प्रकाशन पर मैं बहुत पहले बधाई दूंगा। और बहुत सारी स्मृतियां मैं बैठे बैठे सोच रहा था, क्योंकि मुक्ता जी से मेरे बहुत पारिवारिक संबंध है और 69 से बहुत कुछ विरासत में इन्होंने प्राप्त किया है। इन्होंने पिता वो जज थे और बहुत ही प्रतिष्ठित जज थे। जो न्याय प्रियता होनी चाहिए वह भी इनकी कहानियों में दिखाई देती है। इसलिए वो पूरे सामाजिक परिवेश में या किसी में वो बुनियादी सवालों को बड़ी सूक्ष्मता से उठाती है और बहुत आहिस्ता आहिस्ता रखती है उसको। इसलिए मैं चंद्रकांता जी की बात को आगे बढ़ा के कहूंगा, और निश्चित रूप से आज उन्होंने भी कहा कि मुक्ता तुम उपन्यास लिखो। बहुत सी कहानियां जो है वो उपन्यास है, और यदि उसका विस्तार किया जाए तो मैं समझता हूं कि बहुत दिल को छूने वाली रचना होगी वो। और जो कुछ भी है इसमें कोई चीज नहीं है, शुरू से ही जीवन में बहुत शांत प्रकृति की रही है मुक्ता जी। हम लोग के साथ छात्र जीवन भी था, हम लोग बीए में थे, ये इंटरमीडिएट में थी, तो वो शांत रहती थी। और हम लोग की जो मंडली थी वो तो पूरा जैसे बनारस का जो संगीत परिवार है वो सब भी वहीं पहुंचते थे, चाहे राजन मिश्र हो चाहे जो भी हो, एक से एक लोग पहुंचते थे और धमा चौकड़ी होती थी। मंजीत जी थे इनके बड़े भाई। तो करीब करीब उस कालखंड में जितने लोग थे सहज रूप से सभी संगीत के प्रति सबका लगाव हो गया था, जिसको कि मुक्ता जी ने बहुत विकसित किया परीक्षा दे करके, और खास तौर से नृत्य में और गायन में। हम लोग तो केवल सुन करके बढ़े हुए, और मंजी जी तो नाट्य विधा में प्रवेश कर गए, वो पूरा नाटक ही कर रहे हैं इस समय, बड़े पद पर रहते हुए, डीन रहते हुए सोशल साइंस के। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि ये जो परिवेश है इनका वह सब बड़ा अनुभूत है। कहीं पूरी रचना में कहीं कोई कृत्रिमता नहीं है,
और संस्कार तो इनका पूरबिया है। जो पूरब की जो मर्यादा है और पूरब का जो संस्कार है, और इसीलिए वो तमाम विमर्शों को भी तोड़ देती है, जिसकी ओर सभी लोगों ने इशारा किया, भाई ओम प्रकाश जी ने, राम सुधार जी ने, सबने इशारा किया, सबको तोड़ देती है। क्योंकि स्त्री अकेले नहीं है, स्त्री पुरुष के साथ है, स्त्री घर के साथ है, पूरे समाज के साथ है। वो इस बात को बड़ी गहराई से समझती है। इसलिए संवेदना के धरातल पर वह नारी के या अन्य जो वर्ग हैं, जो वीकर सेक्शन है, उसके दर्द को बहुत करीने से सहेजती है और आहिस्ता आहिस्ता उसको पकाती है। इसलिए कहानियां जो हैं पढ़ने के बाद बहुत देर तक कुछ सोचने के लिए मजबूर भी करती है। और बड़े, जिसको मैं कहता हूं कि समय समय पर ये जो हमारी सामाजिक मान्यताएं हैं, सामाजिक जो नैतिक मूल्य हैं, चाहे धार्मिक मूल्य हो, सबको बहुत करीने से प्रश्न की तरह घेरती है। विद्रोह नहीं करती, कहीं प्रतिकार नहीं करती, बहुत करीने से उसको रखती है। ये इनका वैशिष्ट्य है और ये इनकी प्रकृति है लेखक की। और मैं समझता हूं कि अद्भुत शैली है और कविता तो है ही है। इसलिए इनकी कहानियों में तो कविता को भी मैं बहते हुए देखता हूँ, जब वो वातावरण की सृष्टि करती हैं, और खास तौर से जब प्रेम का वर्णन करती हैं, तो जिस तरह से वो प्रेम और जो प्रेम का जो द्वंद्व है, उसके बीच में जब वो कहते हैं कि अपनी बात कहती है पात्र के माध्यम से, या पात्र के द्वंद्व को व्यक्त करती है, तो बड़ा पोएटिक सेंस है उसमें। इसलिए पोएटिक सेंस होने के कारण वो वास्तव में स्त्री के मूल भाव को बहुत गहराई से प्रकट करती है, जिसको कि आलोचक और समीक्षक उसको पकड़े कि कैसे वो बात कह पाती है, कैसे क्या हो सकता है। ये जो पक्ष है ये बहुत इनकी अपनी कला भी है। और मैं तो देखता हूं कि जब ये कहीं भी जाती हैं, और प्रकृति भी है, मैं तो कहता हूं कि वो स्त्री लेखन की विशेषता भी मैं कहता हूं कि स्त्री लेखन में स्त्रियां जो है स्मृतिजीवी बहुत होती है पुरुष की अपेक्षा। मैं ऐसा मानता हूं, हो सकता है इसका लोग खंडन भी करें। तो जहां भी अवसर मिला, कहानियों में भी वह तुरंत जो है स्मृतियों में चली जाती, छोटी छोटी, जिसको कहते हैं कि फ्लैशेस दे देती है। ये फ्लैशेस बहुत सामान्य नहीं है, वो अपने में एक पूरी कथा कहने की ताकत रखती है। तो इस दृष्टि से यदि हम विचार करेंगे तो बहुत इनकी अपनी जो शैली है और जो इनका अपना पक्ष है, और कहीं भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कहीं कोई पूर्वाग्रह भी नहीं पालते कि मैं इस कहानी में मैं ये ऐसा करके ऐसा कर दूंगी, जैसा कि आज स्त्री लेखन में या स्त्री विमर्श की जो चर्चा भी कर रही, वहां ऐसा नहीं है कुछ। और बड़े ढंग से, और बिल्कुल जो मैंने कहा कि जो वीकर सेक्शन है, जहां भी इनको कहीं भी अन्याय दिखाई दिया, कहीं भी टकराहट दिखाई दिया, कहीं संबंधों का बिखराव दिखाई दिया, बड़े करीने से आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, उस दर्द को महसूस करती है, सहेजती है और उसको अपनी रचना में प्रकट करती है। मैं तो कहते हैं बहुत ही फुटकर रूप से मैं पत्र पत्रिकाओं में पढ़ता रहा, और करीब करीब बहुत सी कहानियां पढ़ी हैं। इसमें अभी जो कहानियां आई तो पढ़ी हुई हमको लगी कि मैंने इसको पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा विस्मृत हो जाता है। और इसलिए मैंने कहा कि बहुत सी कहानियां अपने स्मृतियों के कारण, जो पात्र सोचती है या ऐसा करती है, वो ऐसा सोच करके ऐसा होता है, उसके जो द्वंद्व के हैं, वह उनकी कहानियां पूरी तरह से उपन्यास में रूपांतरित कर सकती। इसलिए मैं तो कहूंगा कि जो संवेदना के धरातल पर कोई चीज बहुत बारीकी से पकड़ने की जो शक्ति है मुक्ता जी में, उसको जो है क्योंकि अब जमाना लघु उपन्यास, बड़े उपन्यासों का नहीं रह गया है। एक लघु उपन्यास जो है कई अनुच्छेदों का, 5-10 अनुच्छेदों का, वह उसको प्रकट करे, तो मैं समझता हूं कि जो उनके अंदर का जो कवि मन है, जिसके कारण जो है वह कहते तमाम सरोकारों से टकराती हैं, उसका जो है
प्रकटीकरण जो है बहुत मार्मिक ढंग से कर सकती है, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं बराबर सुनता रहता हूँ, उनको साथ रहती हैं। बनारस का तो अपना एक कल्चर है, बड़ा पारिवारिक रहता है, ये भी गोष्ठी पारिवारिक ही चल रही है। तो इस तरह से कहते हैं कि अद्भुत वातावरण सृष्टि, पात्रों का चरित्र में कोई छिपाव भी नहीं करते, और कभी कभी जिनका जो सुंदर सौंदर्य वर्णन है, मैं तो कहूँगा कहते हैं कि मुक्ता जी सुन रही होंगी, वो जो टिकुली लगाती है, ठन्नी वाली टिकुली लगाती है ना, ये जो अपने पूरब का जो बड़ा बड़ा उसमें भाव है, कहते हैं प्रकाश जी समझ पाएंगे। जौनपुर से भी लगाव रहा है मुक्ता जी का, ऐसा नहीं, क्योंकि इनकी मम्मी बहुत अच्छी शिक्षाविद थी, बहुत अच्छी कवयित्री थी और अच्छी प्रशासिका भी थी। उनकी पुस्तक सप्रात पर शिशु का प्रूफ पढ़ने का काम मेरे ही जिम्मे था, मुक्ता जी जानती हैं, हम और मंजीत जी पढ़ा करते थे। तो इसलिए ये बहुत, और सबसे बड़ी बात मुक्ता जी की है कि विरासत बड़ी है, लेकिन उस विरासत को संभालने की जो ताकत है मुक्ता जी में, वो अद्भुत है। इसलिए मैंने कहा कि जो पिताजी न्यायमूर्ति, माताजी शिक्षाविद, पूरा खानदान जो है कविता और साहित्य से दो हाथ करने वाला और नए रूप देने वाला, उसके बीच में जो है मैं समझता हूं कि पूरी रचना में यदि अलग अलग इकाइयों में विचार यदि हम करेंगे तो समझिए कि वह एक अच्छा खासा गुलदस्ता, जो पारिवारिक गुलदस्ता की जो भावभंगिमा बनेगी, वह एक कविता के आपके संग्रह में है। इसलिए वह उन्हीं कथा चयनों का प्रयोग करती हैं जहां पर छटपटाहट दिखाई दे रही हो, वेदना दिखाई दे रही हो, जहाँ टकराव द्वंद दिखाई दे रहा हो, संबंधों में बिखराव दिखाई दे रहा हो, परिवार में जो है किस तरह से एक चीजें आ जाती हैं, उनको भी बहुत करीने से और आहिस्ता से रख के निकल जाती है, बहुत आहिस्ता से। इसलिए मैं पुनः धन्यवाद देकर के, मैं समय हो गया है, धन्यवाद देकर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय श्रद्धानंद सर। और मैंने तो दीदी की पुस्तक जो पाठ समानांतर है उसकी समीक्षा के लिए मुझे दीदी ने दिया था, और उसमें करीब 34-35 कहानियां हैं श्रद्धानंद भैया। और जब मैं उसको पढ़ने लगी तो मैं कहानियों में इस तरह से उलझ गई कि मैंने कहा कि मैं समीक्षा भी कर पाऊंगी क्योंकि नहीं, क्योंकि 34-35 कहानियां, वो अपने तरह की हर कहानी का अलग वैशिष्ट्य है, और इतना विराट फलक लेकर यदि हमारे बीच में आदरणीय मुक्ता जी उपस्थित हैं तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि उनका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। इसके कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में बड़ी दूर से शैल अग्रवाल भी जुटी हुई हैं, जो लेखनी ई पत्रिका की निदेशिका हैं और हमारे बनारस की है, मेरे घर के पास की है, इनके साथ हम लोगों का बचपन बीता है, पर दीदी आज वहाँ है, हम यहाँ हैं। और मैं अनुरोध करती हूँ कि आप बनारस की हैं, दीदी को जानती हैं बहुत अच्छी तरह से, और कहानी लेखन के माध्यम के क्षेत्र में भी आप बहुत अग्रणी हैं। तमाम लेखकों को, साहित्यकारों को आपने पढ़ा भी है, और आप लिखती भी बहुत अच्छा हैं। आपकी कविताएं, आपकी कहानियां मैं लेखनी में पढ़ती रहती हूँ। मैं आमंत्रित करती हूँ आपको सादर कि आप मुक्ता जी की कहानियां, मेरी प्रतिनिधि कहानियों पर अपने विचार व्यक्त करें। नमस्कार संगीता। प्रणाम दी। बनारस को भी प्रणाम करते हुए अब अपने सभी शहर वासियों को, सभी विद्वज्जनों को जिन्होंने मुक्ता जी की किताब पे बहुत ही सोचने वाले वक्तव्य दिए, चंद्रकांता जी को भी प्रणाम करती हूँ। एक बार उनसे मुलाकात हुई थी यूपी हिंदी संस्थान के, उसमें शायद 2009 की बात है, तो बहुत छोटा सा परिचय था। तब आपने अपनी किताब दी थी मुझे, जो आज भी मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है, कश्मीर पे लिखी हुई। तो कहानी तो मैं कोई पढ़ नहीं पाई हूँ, पर मुक्ता जी के व्यक्तित्व पे जरूर बोल सकती हूँ। बहुत ही
और दूसरों को सुन के लग रहा है पढ़ने की बहुत लालसा हो रही है। और कहानियों के जो विषय हैं वो स्त्री होने के नाते बहुत अधिक मुझे भी आकर्षित कर रहे हैं। जैसे अभी ये घर वो घर की थीम मुझे बहुत ही प्यारी लगी। ये शायद हर नारी की वेदना है कि वो कभी भी अपने को पूरी तरह से मिटा कर भी किसी घर को पूरी तरह से अपना नहीं कह पाती। उसकी वो हो जाती है पर दूसरे उसे नहीं ले पाते। तो एक जैसे बनारस की मिट्टी जहाँ पे कबीर पैदा हुए, प्रसाद पैदा हुए, तुलसी पैदा हुए, उस मिट्टी में ही इतनी विविधता है, सोच की इतनी गहनता है, भावों को अपने में समेटने की इतनी शक्ति है। और सिर्फ समेटती ही नहीं, फिर प्रस्फुटित होती है तरह तरह के फूलों में, तरह तरह की खुशबुओं में, उनको नित नए रूप देती है। और मुक्ता जी के व्यक्तित्व में, एटलीस्ट उनके रचनात्मक व्यक्तित्व में, दूसरों की बातें सुन के मुझे लग रहा है कि वो सब कुछ मौजूद है। मेरा मुक्ता जी से अनुरोध होगा कि जब भी मैं बनारस आऊं, आपकी किताब मुझे जरूर मिले ताकि मैं भी पढ़ के थोड़ा और खुश हो पाऊं, थोड़ा और अपने बनारस पर गर्व कर पाऊं। धन्यवाद। बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित बातें शैल दी ने कह दी। और आप बनारस आएंगी तो हमसे मिलेंगी, तो दीदी से भी मिलेंगी और आपको वो पुस्तकें ज़रूर मैं दिलवाऊंगी, दीदी के पास आपको ले भी चलूंगी। नहीं, मुक्ता जी से तो मिलना ट्यूब है ही, वो तो मिलना ही है। और हम लोग कोई खूब अच्छी कहानी की गोष्ठी भी रखेंगे जिसमें यहाँ जितने लोग मौजूद हैं हम लोग सब मिलेंगे इस वादे के साथ। मिलते हैं अगली बार बनारस में। जी स्वागत बहुत आभार जी आपका। आप बनारस आइए, हम सब प्रतीक्षारत हैं। और आज के कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं इस कार्यक्रम में मेरे साथ, मेरी संस्था के साथ, हम सब के साथ सहयोग के मामले में अग्रणी अभ्युदय संस्था की निदेशिका कह लीजिए, संचालिका कह दीजिए, उनको आप कितने भी नामों से पुकारिए। जैसे कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, वैसे ही दीदी के भी बहुत, इंदु झुंझुनवाला जी के भी बहुत सारे रूप हैं। और ये विविध रूपों में हम सबके बीच में इस तरह से छाई हुई हैं कि हम चाह कर भी इनको नहीं छोड़ पाते। और आप बेंगलोर से हमारे साथ जुड़ी हैं, आप बहुत अच्छी साहित्यकार हैं, वहाँ प्रोफेसर हैं और अभ्युदय संस्था की संचालिका हैं। आज हमारी सहयोगी हैं। यदि आप हमारा सहयोग न करती तो इतनी अच्छी संगोष्ठी का और इतने अच्छे लोकार्पण कार्यक्रम का हम आयोजन, शायद हमारे पास समय की बाध्यता हो जाती निश्चित रूप से। और इसी के तहत आज के अंतिम वक्तव्य के लिए मैं बेंगलोर से हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला जी, आपको सादर आमंत्रित करती हूं। सबसे पहले तो संगीता जी आपने कुछ, मुझे लगता है बहुत ज्यादा कहा है। किसी के रहने और न रहने से कुछ होता नहीं है। मुक्ता जी की कहानियों की खुशबू तो ऐसी है ना कि वो अपने आप सब जगह फैलने ही वाली है। तो उसमें और मेरे होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपने इतना सम्मान दिया है, उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं आपसे कुछ कहूँ संगीता जी। और आपकी जो संस्था, जितने, सबसे पहले तो मैं आपको इस संचालन के लिए और इस पूरे आयोजन के लिए बधाई देती हूँ कि बहुत बहुत सुंदर, बहुत ठहराव के साथ। और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैंने आज जिन जिन को सुना है, अपने आप में निश्चित ही बहुत बहुत ही गौरव की बात है और बहुत ही सम्मान की बात है।
और इसलिए मैं चाहूंगी कि सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मुक्ता दीदी को मैं बधाई देना चाहूंगी। एक इतनी सुंदर जो कहानियों की आपने रचना की है, उसके लिए जितना कहूँ, एक संसार जैसे बसाया है आपने, एक संसार के भीतर ही एक और नया संसार, कहानियों का संसार, तो बहुत बहुत सुंदर है। और उसके पहले मुझे आज सुनने का अवसर मिला चंद्रकांता जी को, डॉक्टर कमल जी को, डॉक्टर राम सुधार सिंह जी को, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी को और डॉक्टर श्रद्धानंद जी को। ये मेरे लिए मतलब एक बहुत बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अब आप लोगों ने जितनी बातें कही और जिस तरह से कहा है, मुझे लगता है वो अपने आप में ही पूरी हो जाती हैं कुछ कहने के लिए, लेकिन चूंकि ये कार्य मुझे भी थोड़ा सा सौंपा है और आप लोगों के सामने मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मेरी बातें एक छोटे बच्चे की तुतली भाषा वाली बात होगी, किंतु मैंने जो मुक्ता जी की कहानियां पढ़ी और आप सभी ने उन कहानियों पर मुक्ता जी के ऊपर, मुक्ता जी के लिए जो बातें कही, तो मैं सोचती हूँ कि मैं क्यों ना किसी एक कहानी की बात करूं। हालांकि उनकी कहानियों में सारी कहानियां ऐसी हैं जो दिल को छूती हैं। जब मैंने पहली बार पुस्तक खोली और पहली कथा थी आधा कोस, और उसकी जो शुरुआत उन्होंने जिस ढंग से की थी, मतलब शुरू की कुछ पंक्तियों में ऐसे जैसे रोंगटे से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बात मुर्दा घर की थी, बात मुर्दा को लेके जाने की थी, और वो एक शब्द विन्यास जो होता है ना, अपने आप में कहीं ना कहीं एकदम अंदर जाकर के कहीं कचोटने लगता है, वो कचोट उसमें है। और वो जो सपने में भी जाग कर उठता है कि आधा कोस बाकी है, और वो फूलमती के साथ जो भी पूरी जो कथानक जो है ना, उसको पढ़ करके एक अलग ही एहसास, एक अलग ही दुनिया में हम चले जाते हैं। और उनको पढ़कर मुझे ऐसा लगा था कि डॉक्टर मुक्ता और उनकी प्रतिनिधि कहानियां क्या कहानी भर है? बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे उन्हें पढ़ता है मन कुछ बुनने लगता है, उस बुनावट में बनती है आकृति पीड़ा से भरे हृदय की। कहीं स्त्री होने का दर्द तो कहीं सांप्रदायिकता का ढप्पा, कहीं सामाजिक विडंबनाओं में उलझे तार, सब कुछ जैसे कड़वा यथार्थ जो चुभता है अंतर्मन में कांच के टुकड़ों की भांति, और रिश्ता है उसमें लाल रंग का चिपचिपा पदार्थ। पर इतना ही नहीं, ये दर्द जगाता भी है मन को। ये बहुत खास बात है उनकी रचनाओं में। मुझे जो सबसे ज्यादा जो बात महसूस की मैंने, वो थी कि इनका दर्द सुलाता नहीं है, इनका दर्द रुलाता नहीं है, अंततः इनका दर्द जगाता है एक ऐसे मन को और मजबूर करता है एक संकल्प लेने के लिए। और उन संकल्पों में कहीं बिने होते हैं मानवता के मोती, तो कहीं होती है इस स्त्री के आत्मसम्मान की बात। और इन सब की खोज में न जाने कितनी सीपियां हम सबने आज तक तोड़ी हैं, वो मोती यहाँ पर चुन चुन के जैसे मुक्ता जी ने इकट्ठा किए अपने नाम के अनुसार ही। और आज अगर मैं कहानियों की बात करूं, समय को देखते हुए बहुत कम शब्दों में, तो मैंने जो कहानी, मुझे सारी कहानियां ही बहुत सुंदर है, सब पर चर्चा नहीं की जा सकती, तो मैंने इनकी एक कहानी जो कुसुम कथा है उसको लिया, उन प्रतिनिधि कहानियों में से कुसुमा कथा। और वो जो कहानी है ना, ये जैसे कि अभी श्रद्धानंद जी ने कहा, और मैंने जब इनकी कहानियों को पढ़ा था तो ठीक वही मैंने महसूस किया था जो आप लोगों ने अभी कहा कि क्या ये कहानी भर है या एक लंबे चौड़े उपन्यास का बीज। मुझे ये लगा था कि इनकी हर कहानी में ना एक बीज है, वो एक उपन्यास बनने का बीज है, और जिसमें की छुपी है अनंत संभावनाएं वृक्ष बन जाने की। कुसुमा एक बीज ही तो है जिसने सारी अवहेलना, सारी यातनाओं के बाद भी अपने वृक्ष होने की संभावना को बल ही नहीं दिया, बल्कि वृक्ष की तरह लहलहा कर दिखाया भी। जब वो पानी की मटकी लेकर के जब वो आती है जहाँ कुमुदनी बरसों से नहीं खिली है, जैसे कि अभी आपने प्रतीक की बात की, वहाँ अंत में जो ये एक लाइन है ना इनकी कि आज वहाँ पहली बार कुमुदनी फिर से खिली, ये अपने आप में एक बहुत ही एक ऐसा प्रतीक है कि ये बताता है कि पूरा जीवन चाहे कैसा भी बीता हो, लेकिन एक आश की जो डोर है, एक आश की जो किरण है, वो कभी खत्म नहीं होती। बस जरूरत एक संकल्प की है, जो कुसुमा ने उस रात को किया था। तो
पूरी कहानी की बात नहीं करूंगी, लेकिन अपने जीवन की इस लंबे समय में मैंने हजारों कहानियां पढ़ी होगी, किंतु हर कहानी हमें कुछ न कुछ देकर जाती है, इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। किंतु डॉक्टर मुक्ता की कहानियों में मुझे उन सब से अलग जो लगी वो बात भाषा की हो या भाव की, लेकिन उसके साथ साथ बात एक और बहुत विशेष है, वो है साहित्य के प्रयोजन की भी है। तो कुसुमा जो कि एक परित्यक्ता स्त्री है, जिसे पहले ही दिन कोमलांगी न होने की सजा मिल जाती है अपने ससुराल की दहलीज पर पहला कदम रखते ही, पर उसके बाद भी वो पूरी निष्ठा से उस ससुराल की होकर जीती है और जहां मिलती है उसे आजी, और जो उसके लिए एकमात्र जीने का संबल नहीं बनती है बल्कि उसकी शक्ति भी बनती है। पर क्या इतना आसान है अकेली और एक जवान औरत का घर में पुरुषों की नजर से बचकर रहना? तो उसका जो हंसिया है उसमें वो उसका साथी बन जाता है। और स्त्री की स्वाभिमान की रक्षा जो है देह की रक्षा से ज्यादा जरूरी है। इस बात को शायद घर की स्त्रियां भी नहीं समझ पाती। इसको इन्होंने बड़ी बारीकी से उभारा है, बड़े कम शब्दों में उभारा है। जहां उसकी सास और ननद इस बात को नहीं समझ पाती हैं, वहां ये खुद समझती हैं कि मेरा आत्मसम्मान भी कोई चीज है। और इसलिए जब जगदीश, क्योंकि उनके पति हैं, उसे लेने के लिए आते हैं, चाहते हैं कि लेकर जाएं, तब इस कहानी का जो अंत होता है, जिस साहस, हिम्मत और जिस स्वाभिमान को उजागर करता है, वो एक सबक भी है और मन को गुदगुदाता एक बहुत ही सुकून भरा एहसास भी है। कहीं ना कहीं स्त्री मन के लिए तो बहुत ही मझीवी और सोच के साथ कुसुमा का यह निर्णय सिर्फ कुसुमा का नहीं है, हर स्त्री का हो तो बदल सकता है ये समाज। मुझे पढ़कर ऐसा लगा जहाँ की स्त्री सिर्फ देह मान ली गई है और आज भी बहुत कुछ बदला हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो मुख्य बात तो यह है कि इस सोच को रचने वाली कलाकार अपने आप, वो जो अपने आप में ही श्रेष्ठ हो जाती हैं। इस दृष्टि से जब मैं डॉक्टर मुक्ता की ओर देखती हूँ तो मन कहता है कि आज हमारे समाज में डॉक्टर मुक्ता जैसी रत्नाकार की आवश्यकता है, जो सत्य को ढांकती नहीं है। जैसा कि अभी आपने कहा कि वो किसी के चरित्र के सत्य को छुपाती नहीं है, ढांकती तो नहीं है, लेकिन एक नया सत्य गढ़ने को भी अनायास विवश कर देती हैं। वो सच जो नारी हृदय का ही नहीं, देश और काल की सीमा से परे अपना पंख फैलाए उड़ने को तैयार रहता है। खासकर अगर मैं मुक्ता की लेखनी में बंधे पूरे परिदृश्य को समझना चाहती हूँ तो मैं आश्चर्यचकित रह जाती हूँ कि बहुत ही कम शब्दों में एक विशाल संसार को समा लेने का अदम्य साहस कहाँ और कैसे संभव हो सका। बहुत कम शब्दों में उनकी हर कहानी सीधे अंतर्मन को बिना किसी लाग लपेट और भूमिका के उतरकर एक सवाल भी खड़ा करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे जब मैं उनकी कहानी पढ़ रही थी तो कहीं मुझे जैनेन्द्र कुमार याद आए, जो कि एक प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ देते थे। और आपने भी बहुत अच्छा भी बताया कि 1850 से जो कहानियों की शुरुआत हुई और आज जहाँ पर कहानियां टिकती हैं, उनके बीच में अगर हम देखें तो बिल्कुल जमीन और आसमान का जो फर्क है वो फर्क यहाँ मिलता है। लेकिन जैनेन्द्र कुमार जहाँ एक सवाल छोड़ते थे, यहाँ पर डॉक्टर मुक्ता उस सवाल का जवाब भी देती हैं। और कमाल होता है कि अंततः जवाब जब तैयार मिलता है तो वो जवाब साहित्य के प्रयोजन को भी सिद्ध करता है और समाज के हित में होता है। बात कुसुमा की हो, देवयानी की हो या आधा कोस की फूलमती की, हर बार एक ही समस्या। क्षमा कीजिएगा, मुझे समय नहीं दिख रहा और मैं बोलती जा रही थी। नहीं तो आप अपना वक्तव्य आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। धन्यवाद संगीता जी। तो कुसुमा की बात हो या देवयानी की आधा कोश फूलमती की, हर बार एक ही समस्या, स्त्री देह और मन के बीच रास्ता तलाशती, कहीं बलि चढ़ जाती है तो कहीं किसी को बलि चढ़ने के उपक्रम से बचाने में भी सफल होती है। तो लेकिन ये बचाव तब दूसरों का नहीं रह जाता, स्वयं का बचाव भी हो जाता है और शायद एक बुनियाद समाज में नहीं बनती है। तो देवयानी की कहानी भी तो कुछ ऐसा ही सच कहती है कानों में बड़े चुपके से। लेकिन स्त्री विमर्श को केंद्र बिंदु में रखकर रचना करने वाली हमारी डॉक्टर मुक्ता की लेखनी मानव मन की अनंत गहराइयों की स्वामिनी भी है। जब वो बैचलर की माँ की बात करती हैं, उसको जन्म देती हैं, कश्मीर के गुल मोहम्मद को गढ़ती हैं, तब उनकी बहुआयामी और निष्पक्ष प्रतिभा के प्रति दिल बड़ी आदर से झुक जाता है। और समय की अपनी सीमा रेखा है जिसको देखते हुए अंत में बस मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगी कि डॉक्टर मुक्ता की एक
कोई भी कहानी, एक भी कहानी सभी जीवन के एक पहलू, एक समस्या या किसी एक बात को लेकर नहीं चलती। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही ये कहने का साहस किया और मेरे इस साहस को आपने बल भी दिया कि इनकी कहानियां जो है एक उपन्यास का बीज रूप है, जिन्हें जितनी बार पढ़ा जाए उतनी बार ही एक अलग कहानी निकल कर सामने आती है, एक अलग बात सामने आती है, एक अलग सोच बन करके हमारे सामने आती है। और एक और खास बात जो मुझे इनकी कहानियों में मिली कि अगर वो बात स्त्री की भी करती हैं तो वो हर कहानी में एक अलग समस्या और एक अलग बात को लेकर आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं लगता है कि बस हम एक स्त्री मन की बात कर रहे हैं, उसके दुख की बात कर रहे हैं और बात खत्म हो जाती है। और भाषा की बात अगर मैं कुछ कहूँ तो वो सूरज को दीपक दिखाने जैसा होगा। और मैं कहना चाहती थी कि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनको पढ़कर हम बड़े हुए हैं, आप उनके परपोत्री हैं, उनके परिवार से हैं, लेकिन आपकी कहानियों को पढ़ करके और आपकी कविताओं को जानकर सुन करके मुझे ये लगा कि आपको शायद इस परिचय की भी बिल्कुल अब आवश्यकता नहीं है। ये मेरे लिए, आपके लिए जो मैं कहना चाहती थी कि बहुत बहुत सुंदर, और आपको बहुत बहुत अनंत बधाइयां डॉक्टर मुक्ता जी। और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आपकी कहानियों पर कुछ बोलने का अवसर दिया गया। तो एक बार सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार दी। आपने जितना अच्छा चित्रण किया, स्त्री मन की जो संवेदनशीलता है उसको आपने समझा और बहुत ही सुंदर वक्तव्य के द्वारा उसको व्याख्यायित किया। हम सब आभारी हैं आपके वक्तव्य के। और कार्यक्रम के अंत में मैं पुनः अभ्युदय संस्था की संरक्षिका डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि संगीता जी, आपने फिर से इस धन्यवाद ज्ञापन का एक मैं कहूँगी कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो कार्य है वो मुझे सौंपा है। तो सबसे पहले तो मैं आप ही को धन्यवाद देती हूँ, संगीता श्रीवास्तव जी। आपने जिस तरह से इसका आयोजन और संचालन किया है और जिन विद्वजनों से हमारा परिचय कराया, उनसे हम रूबरू हुए और उनकी बातों को सुनने का मौका मिला, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज हमारे इस कार्यक्रम में जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार, जो मुख्य अतिथि थी चंद्रकांता जी, उन्हें देखकर बहुत कुछ पता नहीं क्यों याद आ जा रहा था और बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं किसी बड़ी दीदी के सानिध्य में बैठी हूँ। तो और उनको सुनना अपने आप में निश्चित ही गौरव की बात थी। और उन्होंने ये बताया कि वो डॉक्टर मुक्ता के साथ तो उनकी दोस्ती है और सहेलियों का नाता है, लेकिन उन्होंने उस मर्यादा को कायम रखते हुए यहाँ इस पटल पर उनकी कहानियों के बारे में बहुत सुंदर वक्तव्य दिया। तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ चंद्रकांता जी। और उसके बाद डॉक्टर कमल कुमार जी नहीं जुड़ पाई। आज की इस टेक्निक की समस्या सबके लिए मुश्किल तो होती है निश्चित ही, लेकिन उनका वक्तव्य हम तक वो पहुंचाएं, इसके लिए उनका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर ढंग से आपने अपना वक्तव्य दिया। और डॉक्टर राम सुधार सिंह जी, वरिष्ठ साहित्यकार और विशिष्ट वक्ता के रूप में आप हमारे समक्ष थे। हमारे लिए तो बहुत विद्वजन है, आपको सुनना ही अपने आप में एक सौभाग्य की बात थी। तो डॉक्टर राम सुधार सिंह जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, अभ्युदय और इस संस्था के पटल की ओर से और डॉक्टर मुक्ता जी की ओर से और पंडित राहुल सांकृत्यायन अध्ययन एवं शोध केंद्र की ओर से बहुत बहुत बधाई। इतना समय आपने हमें दिया उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी, जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय भाषा केंद्र के, आज हमारे विशिष्ट अतिथि रहे। ये इस पटल का सौभाग्य है और आपको सुनना, डॉक्टर मुक्ता जी के साथ सुनना एक अलग ही विषय बना लेता है, एक अलग ही आनंदित परिवेश कर देता है। तो आपका हार्दिक आभार और अभिनंदन करती हूँ। और उसके बाद हमारे साथ
हैं डॉक्टर श्रद्धानंद जी, वरिष्ठ साहित्यकार और विशिष्ट वक्ता के रूप में। और आपने बहुत सारे अलग अलग पहलुओं को सामने में रखा मुक्ता जी के, जैसे कि ओम प्रकाश जी ने भी रखा था, और आपने भी बहुत उनके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं को और उनकी कहानियों के जिन पहलुओं से आपने हम लोगों का परिचय कराया, हमारे लिए तो आज मुक्ता जी पूरी तरह से ऐसा हो गया है कि हम मुक्ता जी को ऐसे लगता है कि आप लोगों की जुबानी हम उनको जान गए हैं, जितना नहीं जान रहे थे और बहुत सारा कुछ जान गए। तो उसके लिए हम आपको क्या कह सकते हैं, बस हम हार्दिक धन्यवाद आपको देते हैं। और फिर से मैं आ जाती हूँ डॉक्टर मुक्ता जी के पास। डॉक्टर मुक्ता जी को सुनना, शुरुआत आपने मुक्ता जी की थी अपनी कहानियों की बात और अपने जीवन की बात से, किस तरह से आपने कहानियां लिखी, और आपकी इस प्रतिनिधि कहानियों में भी आपने जो भूमिका लिखी है, आईने की बात की है, तो उसको पढ़कर भी मुझे वो भी एक कहानी ही लग रही थी। मतलब उसको पढ़ना ज्यादा आनंद दे रहा था। उसको मैंने 2-3 बार पढ़ा। आपको बताओ, इतना अच्छा आपने उसमें विवरण लिखा है और इतना मनोरंजक भी है। और आप जैसे साहित्यकारों को जानना मेरे लिए तो वो भी बहुत एक सौभाग्य की बात मुझे लगती है, क्योंकि उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। और उसके बाद हमारे बीच शैल अग्रवाल जी, डॉक्टर शैल अग्रवाल जी जुड़ी, डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी जुड़ी, और मृदुल कीर्ति जी ने बधाई दी मुक्ता जी को और मुझे बहुत अच्छा लगा। और शैल अग्रवाल जी ने अभी तक आपकी इन कहानियों को पढ़ा नहीं है, उसके बाद भी बनारस की बातें और मिठाई की बातें, और मुझे अच्छा लगा ये कि उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा कि बनारस में ये पूरी टोली मिलेगी, तो मैंने कहा चलो बनारस में नहीं हूँ फिर भी मैं मिलूंगी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, तो आप हमारे साथ जुड़ी हैं तो बनारस की हो गई आप। बिल्कुल बिल्कुल, बनारस में बुलाएंगे हम लोग जरूर। और उसके बाद डॉक्टर मंजिल नहीं, आप भारत आ जाएंगी तो फिर बनारस कौन सा दूर है, बिल्कुल भी दूर नहीं है। और आप आएंगी तो बिना मुझसे मिले थोड़े ही जा सकती हैं। बिल्कुल। तो और उसके बाद हमारे साथ जुड़ी हैं कैलिफोर्निया से शकुंतला डुमरेवाल जी, कलकत्ता से चंदा प्रहलादका जी, बेंगलोर से ज्योति तिवारी जी, स्नेहलता जी और जोयदेव दास जी, मंजरी जी, डॉक्टर मनोरमा बघेल जी और डॉक्टर रंगनाथ राव जी। तो आप सभी का भी बहुत हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। और उसके साथ में एक बात और सभी को बताना चाहूंगी कि चूंकि ये मैं भी जुड़ी हूँ। हाँ सॉरी, डॉक्टर शशि मंगल जी तो सबसे पहले जुड़ी थी, सबसे पहले आ गई थी। और डॉक्टर शशि मंगल जी का जुड़ना अपने आप में बड़े ही सौभाग्य की बात इसलिए भी है कि वो भी बहुत ही खूबसूरत कहानियां लिखती हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उतनी ही सुंदर उनकी कविताएं होती हैं। जयपुर, दिल्ली, सब जगह घूमकर अब हमारे बेंगलोर में हमारे साथ हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो और उसके साथ सविता भुवानिया जी जुड़ी थी। लेकिन एक बात और मैं बताऊं कि चूंकि ये प्रोग्राम फेसबुक पर लाइव हो रहा है और मैंने देखा है 2-3 बार कि फेसबुक पर काफी लोग जुड़े हुए हैं और वो सभी इसको सुन भी रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। तो मैं जरूर आप सभी को जो फेसबुक से सुन रहे हैं, जुड़े हुए हैं, उन सभी का भी हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। एक बार फिर से मुक्ता जी को बधाई देते हुए और संगीता श्रीवास्तव जी को आभार करते हुए इतना सुंदर संचालन और आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा, बहुत सुंदर प्रस्तुति। डॉक्टर मुक्ता जी बहुत बहुत बधाई आपको। मुक्ता जी तो बधाई के पात्र ही है भाई, हम हमारी आदरणीय हैं और बनारस की हस्ती हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता बहुत अच्छा संचालन किया, इंदु जी ने बहुत अच्छा और सभी कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा समापन, बहुत अच्छी शुरुआत। और आपकी कहानी मैंने भी पढ़ी, भेजी थी इंदु जी ने PDF, तो उसमें से मैंने भी पढ़ी और वो भी पढ़ा जो आपने स्टार्टिंग में अपने लिए लिखा है। इंदु जी ने जो कहा वास्तव में वो एक कहानी सी लगती है। आधी तो मैं कहानी समझ के पढ़ गई, उसके बाद पता चला ये बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। मैंने भी पढ़ी है इनकी कहानियाँ। मुक्ता जी आपसे क्षमा चाहती हूँ मुक्ता जी कि मैं कुछ एकदम अचानक। मुक्ता जी मेरा अनुरोध यह है कि अब इतनी शुभकामनाएं और इतना धन्यवाद आप इकट्ठा कर ली हैं। अब अगला चरण जो हो आपका उपन्यास की तरफ हो,
एक कदम आगे। बिल्कुल कहीं सही न कह कहीं रहे हैं पर आप। या आप अपनी नहीं, वो शुरू हो चुका है, वो शुरू हो चुका है। हाँ जी, हाँ, मैं कुछ बहुत बोलूं? मन की बात। ये मुक्ता जी की कहानियां मैंने पहले, मुझे लगता है कि ये बहुत पहले से लिख रही है ना, तो क्या यहाँ कैलिफोर्निया की लाइब्रेरी से मैं कभी ला के पढ़ी हूँ, मुझे लगता है। मैंने कभी जरूर आपका पढ़ेंगे। नाम लिख कर, पिक्चर देख के आज मुझे लग रहा है कि यहाँ मुझे, और ये तो अभी जो आपकी ये वाली संकलन का जो मैंने पढ़ा, एक स्टोरी और एक वो आईने के सामने, दोनों ही काफी अच्छा था, और बहुत इनकी प्रभावित। किताबें जो हैं अब आ जाएंगी अमेज़न पर उपलब्ध Amazon होंगी, पर तो आप उपलब्ध लोग है। जो भी पढ़ना चाहें हमें अमेज़न का लिंक अमेज़न भेज का देंगे, हमारे वो, तो आप पूरी किताब पढ़ सकते हैं। हाँ अभी वो तो आप लोगों इंडिया ने वाले एक आधी अमेज़न में पढ़ी। मिलता है ना, इंडिया से कोई आएगा तब मंगा सकते हैं, यहाँ के अमेज़न में नहीं मिलेगा। ओके। और ऐसे लाइब्रेरी में ये वाली नहीं, लेकिन पहले की किताबें इनकी यहाँ लाइब्रेरी में मिल जाएगी, मैंने पहले पढ़ी भी है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। जरूर मैं आज ढूंढती हूँ। इन कहानियों के पीछे बहुत जो अच्छा लगा। बहुत बड़ा एक विराट साम्राज्य छुपा है, वो दीदी की यात्राएं हैं। अच्छा, दीदी बिल्कुल इतनी बिल्कुल। यात्राएं करती हैं कि वहाँ के सिर्फ लोगों घूमने के पर्पज से ही नहीं जाती हैं, वहाँ के जनजीवन की, वहाँ की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसके बारे में भी दीदी को बहुत जानकारी है। और ये सब उनके लिए बहुत विराट फलक उपस्थित कर देते हैं। जैसे कि अभी ओम प्रकाश सर ने कहा था कि ये सब जगह से कच्चा माल इकट्ठा कर लेती है। तो मैं समझती हूँ दीदी, मैं सही कह रही हूँ, क्योंकि